अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने आज की सुबह देखना हमें नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ कोई अहम कोई अगर आप काम की बात ये है कि कोई गुफ्तगू करना चाहें, कोई खिताब कुछ दिन से मेरे जहनों में ना सवाल ज़्यादा उभर रहे हैं। वैसे ही जिंदगियों के बारे में, हमारी तौर तरीकों के बारे में। तो एक चीज़ है जिस पे मैंने लोगों से बड़ा सवाल किया और उसमें मुझे इस चीज़ की खुशी हुई कि लोगों ने बड़ा पॉजिटिवली उसको रिस्पॉन्ड किया कि ₹1 का सवाल है बाबा, पहले ऐसे भी करते थे लोग। नहीं, वो दूसरा वाला सवाल। एक्चुअली क्वेश्चन मेरा खवातीन से था। और होता ये अक्सर कि हम खवातीन या लड़के, मर्द हज़रात भी, बाज़ औक़ात ये मैं कह तो खवातीन को रही हूँ, लेकिन मर्द हज़रात भी बहुत से ऐसे हैं जिनको गाड़ी का टायर बदलना नहीं आता। और अगर आता भी है तो वो, क्योंकि हमारे यहाँ हर वक्त तो वो नहीं ना, ऐसी एक प्रैक्टिस है जो कि रोज़ाना इस्तेमाल नहीं होती। वो ज़ाहिर है आपका शाज़ो नादिर ही कभी टायर पंचर होगा और वो आपको बदलना पड़ेगा। फिर आजकल वैसे वो ट्यूबलेस टायरों का ज़माना है तो वो भी आपका सफ़र गुजर ही जाता है और बाद में आप फिर उसका वो लगवा लेते हैं मच्छर वगैरह। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी जो टूल किट्स हैं हमारी गाड़ियों में वो इतनी सख्त हो जाती हैं इस्तेमाल ना होने की वजह से कि उस वक्त जब आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ता है तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें। तो एक तो मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग जब लंबे सफ़र पे गाड़ियों में निकलते हैं तो वो अपनी गाड़ियों को चेक नहीं करते। पानी है, पानी नहीं चेक करेंगे कि भाई पानी उसमें है गाड़ी में या नहीं है। इस किस्म की चीज़ें जो हैं एक तो ज़रूर चेक किया करें। दूसरा ये कि हम, मेरे साथ अपना ज़ाती वाक़या हुआ कि गाड़ी का टायर फट गया। और गाड़ी का टायर फट गया तो हमारे साथ तो मर्द हज़रत भी थे और हमें मोटरवे पे हम लकी थे कि हमें 2-4 और लोग भी मिल गए, उन्होंने हेल्प करने के लिए भी वो आ गए। लेकिन अब वही बात है कि वो, क्योंकि वो किट इस्तेमाल नहीं हुई हुई थी और वो मैनुअल थी, कोई हाइड्रोलिक जैक वगैरह था नहीं, तो वो ना घूमे ही ना किसी से। फिर टायर फंसा हुआ है, वो निकले ना, किसी को पता ही नहीं चल रहा था भाई ये ऑटोमेटिक गाड़ी के टायर में करना क्या है। तो आपको बेसिक जो टिप्स हैं गाड़ी के टायर चेंज करने की आनी चाहिए, क्योंकि उस दिन तो चलो हमारे साथ तो लोग ज़्यादा थे, हमें तो बचत हो गई, लेकिन मोटरवे था, मौसम ख़राब था, मगरिब का टाइम था, अंधेरा हो रहा था, अच्छा रमज़ान भी था, तो आपको कुछ टाइम के बाद वहाँ पे बिल्कुल गाड़ियाँ मिलती ना अगर रोज़ा खुल जाता तो ये भी सूरत हाल है कि बिल्कुल ही हम अकेले बेयारो मददगार वहाँ पर फंस जाते। तो खैर वो गाड़ी का टायर बदला गया। चेक किया था पहले आपने, क्यों ये गलती की? गलतियों का पुतले हैं हम, इंसान गलतियों से सीखता है। तो बस फिर मैंने सोचा कि जो गलती हमने की है वो और ना करें, और अभी भी बाकायदा तौर पर लोग ये गलती करेंगे। हम मिसाल के तौर पे पहाड़ी इलाकों की तरफ जाते हैं, वहाँ पर बर्फ़बारी इंजॉय करने का तो बड़ा शौक होता है। गाड़ी में चेनें नहीं रखते हम, नमक नहीं होता हमारे पास। तो ये लड़कियों से सवाल आपका था क्या कि टायर बदलना आता है? तो क्योंकि बहुत सारे चाहिए, लेकिन मर्द हज़रात को भी नहीं आता। ये भी मैं आपको बता दूं ना, उन्होंने कभी ज़िंदगी में किया होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट भी देते हैं ना, ड्राइविंग टेस्ट अब तो खैर आजकल तो एक स्ट्रिक्टनेस हो गई है और लोग बड़ा बाकायदगी से ड्राइविंग टेस्ट देकर, अब वो ज़माना गया कि लोग फ़ोन करते हैं ज़रा लाइसेंस तो बढ़ा दो, तो वो फिर लाइसेंस बढ़ के आ जाता है। तो वो वाला सिलसिला जो है वो अब नहीं होता। लेकिन जब आपके टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं तो वो आपसे बुनियादी वो पूछ लेते हैं, वो रेक्टेंगल ट्रायंगल का वो क्या है, इसका क्या मतलब है, हाल जो कि मुझे नहीं पता लेकिन ये चीज़ें वो पूछ लेते हैं। मेन जो बुनियादी टेस्ट है उसके हवाले से कुछ चीज़ों को नाफिज़ुल अमल करने की ज़रूरत है और उसमें टायर चेंज करना ज़रूर आप पूछें, किसी से करवा लें, किसी से आप सिर्फ पूछ लें तो आपको पता चल जाएगा कौन कितना। गाड़ी के इंजन के बारे में ख़वातीन को तो बिल्कुल मेरा ख्याल है नहीं ही पता होता, और मर्द हज़रात भी बहुत से ऐसे हैं जिनको चीज़ों का नहीं पता होता, जो नए होते हैं गाड़ियों के साथ, जिनकी ज़रा उनसियत कम रही होती है माजी में, तो उनको भी चाहिए कि ये गाड़ियों के इंजन और मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में पूछें, क्या पर्पज़ है इसका और इसको फिक्स कैसे करना है अगर ख़राब हो जाए। कुछ लोगों ने, एक बंदे ने मैंने देखा गलती की, उसने गाड़ी गर्म हुई थी, उसने रेडिएटर का ढक्कन खोल दिया, सारा पानी उड़ के उसके मुंह पे आया और बस फिर वो समझ ना आए उसको कि अब मैं अस्पताल कैसे जाऊं, गाड़ी का क्या करूं। तो ये भी गलती ना कीजिएगा। तो आज मैं वो गाड़ी के ऊपर ना एक लेक्चर देने के मूड में हूँ। आज लंबा लेक्चर आपने दिया है कौम को। कौम ये हैं हमारे साथ शिफा यूसुफज़ई साहिबा, जो कि IG ट्रैफिक एंड मोटरवेज हैं। नहीं एक्सपर्ट, गाड़ी ड्राइविंग एक्सपर्ट तो है ही, जब इस ओहदे पे पहुंची है ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके, इनकी बातों को सुने, और ये ज़ाहिर है अहम बात है। लेकिन रेडिएटर कभी ना खोलें अगर गाड़ी गर्म हो, बिल्कुल किसी ने खोला तो अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल पानी मोड़ के, गर्म उबलता पानी आपके मुंह पे आएगा और उसके बाद जो छाले बनेंगे, वाह वाह वाह। बिल्कुल। तो ये जो थी हमारी, आपको क्या कहते हैं, नुस्खे थे, अहम नुस्खे हमने बता दिया। ड्राइविंग 101 बेसिक्स थी, ये बेसिक्स थी। अब जो है वो न्यूज़ 101 की तरफ चले जाते हैं और आपको बताते हैं कि जी 60 सेकंड में दुनिया में हो क्या रहा है। इमरान खान की हुकूमत को 14 मई तक असम्बलियां तहलील न करने पर संगीन नताइज की धमकी, सड़कों पर आने का भी ऐलान। गुजरात में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए अपनाए गए तरीक़ेकार की मज़म्मत करता हूँ, चौधरी शुजात।
टांक और डीआई खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक। एर्दोआन या कोई और 30 लाख ओवरसीज तुर्क शहरियों ने वोट डालना शुरू कर दिए। बरतानवी शाह चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब की तैयारियां, लंदन सयाहों से भर गया। पाकिस्तान से वजीर आजम शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस हॉपकिंस का बयान, अपने मुल्क को बरतानिया से आज़ाद होते देखना चाहता हूँ। अमरीकी कमीशन का हुकूमत से मजहबी आज़ादी पर भारत को ब्लैकलिस्ट करने का मुतालबा। फ्रांस में मुतनाज़ा कानून, आलमी यौम मजदूर पर लाखों मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। और यूक्रेन के शहर बाखमूद में जारी लड़ाई के दौरान 20,000 से ज़ायद रूसी जंगजू हलाक हो चुके हैं, अमरीका का दावा। जी ये थी 60 सेकेंड न्यूज़, और 60 सेकेंड न्यूज़ के बाद हम चलते हैं ज़रा ट्रेंडिंग स्टोरीज़ की तरफ। अब ट्रेंडिंग स्टोरीज़ का मामला ये है कि कल हमने आपको एक बात बताई थी, और वो थी आब जमजम से मुताल्लिक कि आब जमजम अब ख़रीदना पड़ेगा। उसके हवाले से एक बयान सामने आया है जो कि उसकी यूँ कह लीजिए कि तरदीद है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजिंग सी तरदीद है जो मैंने पढ़ा, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आप इससे अपना नतीजा निकालें। अच्छा, कि बुनियादी तौर पर क्या माखूज करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल हमने आपको ये बताया था कि जी 1114 रुपये हर हाजी से लिए जाएंगे और फ्री नहीं होगा, और ये तकरीबन 15 रियाल बनते हैं। आब जमजम इस साल फ्री नहीं होगा, और ये तमाम मीडिया में रिपोर्ट हुई है ये खबर, ठीक है। अब रवां साल से हाजियों को आब जमजम मुफ्त नहीं मिलेगा बल्कि ख़रीदना पड़ेगा की तरदीद आ गई है। और तरदीद जो है ये हुई ना बात, वो बुनियादी तौर पर कहाँ से आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। उस तरदीद के हवाले से हमारे सामने जो मामला है वो ये है कि वजारत है जो बराए मजहबी उमूर, उन्होंने आज़मीन हज से आब जमज़म की मद में इजाफ़ी पैसे वसूल करने की कर दी है तरदीद। और सेनेटर तला महमूद जो हैं उन्होंने कहा है कि आब जमज़म की मद में कोई इजाफ़ी रकम नहीं ली जाएगी। तो वहाँ पर भी कोई नहीं किसी से चार्ज करेगा जब आप वहाँ से आ रहे होंगे एयरपोर्ट पे? ये वहाँ वालों से पूछना पड़ेगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप सुने और गौर करें, बीच बीच में आप वो ना दे लुक में। अभी बात शुरू की है मैंने, वहाँ वालों से पूछो जाके, भाई वहाँ वालों को फ़ोन करो। लेकिन अभी सेनेटर तला महमूद साहब की बात हो रही है, उन्होंने ये कहा है कि आब जमजम की मद में कोई इजाफी रकम नहीं ली जाएगी, और मैं हज इंतजामात की खुद निगरानी कर रहा हूँ, ये भी उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि हज पैकेज में आब जमजम के पैसे शामिल हैं। आज़मीन से पैकेज से ज़्यादा कोई रकम वसूल नहीं है। किसी कई बरस पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था, और बुनियादी तौर पर होता यह था कि आज़मीन हज पहले क्या होता था कि वो खुद भरते थे पानी मुख्तलिफ बोतलों में। अब कभी कोई बोतल लीक हो रही है, टूट रही है, बाद में फिर उन सब बोतलों को लेकर आते थे। पैक भी कराने का सिलसिला हुआ, बोतलें आप खुद भरें लेकिन उसको पैक प्रॉपर्ली कराएं। फिर बाद में ये हुआ कि आपको एयरपोर्ट पे ही दो बोतलें जो हैं वो आपको तैयार मिल जाएंगी। बॉटल्स वो थी जो कि सऊदी अरब वालों की तरफ से ही तैयार होती थी, उनकी तरफ से जो है वो एक गैलन टाइप होती थी, और उसकी जो रकम है वो 2017 से हज पैकेज में शामिल है। तो अब इस मरतबा ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही, यानी कि चार्ज होता था। जी चार्ज होता था। ये वजारत की जो तर्जुमान है उमर भट्ट साहब, उन्होंने कहा है, और उन्होंने ये कहा है कि ये 2017 से ये होता था और ये इसी तरीके से सिलसिला चल रहा है। तो तब से होता था तो भी गलत होता था भाई, खत्म करवाएं। एक आप जमजम भी पैसे देके अगर लेना है तो कल को आप कहेंगे पैसे देके कर रहे हैं। नहीं, हज तो एक अलग चीज़ है ना, हर चीज़ हमेशा मतलब 2017 से पहले क्या होता था, 2017 से पहले फ्री मिलता था अगर, तो अभी भी फ्री होना चाहिए। पैसे क्यों लेने हैं आब जमजम के? बस एक जमाना आएगा मेरा ख्याल है। उमर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है, लाइन उनसे जुड़ गई, उनसे पूछ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम के लिए। सर बताइए, ये जो आब जमजम की कीमत के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, इसकी हकीकत क्या है? हाँ जी, जिस तरह मैंने कल भी इस पे बयान जारी किया था कि 2017 से कबल ये फ्री होता था, और इनफैक्ट अभी भी फ्री है। पहले ये प्रैक्टिस थी कि लोग खुद अपने केन्स भर के, अपने हाथों से भर के तो उनको लेके आया करते थे जी। लेकिन फजाई सफर के दौरान उनकी लीकेज के बहुत ज्यादा मामला सामने आए, और जो कि जहाज के लिए एक हार्मफुल साबित हो सकता है। तो फजाई सफर को महफूज बनाने के लिए सऊदी अरब ने एक स्पेशल जो इसकी बोतल है और उसकी पैकिंग है डबल लेयर में, उसको लागू किया। और ये उस पैकिंग की कीमत है, असल में जमजम की नहीं बल्कि ये पैकिंग की कीमत है। और ये इसको अब तमाम जो आज़मीन हज या उम्रा ज़ायरीन है उनके लिए लाजमी है कि यही बोतल लेके आएंगे, अपने हाथ से भरी हुई बोतल नहीं ला सकते। बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये पैकिंग की कीमत है और ये 2017 से वसूल की जा रही है, कोई नई चीज नहीं है, ये बिल्कुल नई चीज नहीं है। सर माफ कराएं सर इसको,
नहीं तो बोतल है, बोतल की कॉस्ट होती है। शिफा क्या बात कर रही हैं आप? आवाम बोतल खुद ले लेगी और खुद भर लेगी, ये कॉस्ट जो है पता नहीं किधर जा रही है। वही तो मसला था ये। अच्छा, ये जो कॉस्ट है ये सऊदी अरब की हुकूमत ले रही है? जी, सऊदी अरब की देखिए उन्होंने चीजें स्टैंडर्डाइज की हैं। पहले चीजें बहुत नॉर्मल होती थी, लेकिन अब जमाना बदल गया। अब 300 का जहाज है, आप समझ लें कि 300 केन वहाँ पे मौजूद हैं जो डिफरेंट लोगों ने अपने हाथ से भर के रखे हुए जी। और फजा में अब जहाज ऊपर बुलंद है, कहीं से पानी लीक हो रहा है, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं, जिसकी वजह से इसको स्टैंडर्डाइज किया था। और इससे पहले वैसे होता ये था उमर साहब के हर बंदा बोतल अपनी लेके आता था और उसको भर भर के खुद ही लाते थे, और एयरपोर्ट पे वो लोग खुद अपनी निगरानी में उसकी प्लास्टिक रैपिंग या जो भी चीजें होती थी वो करते थे और चेक करते थे कि पानी लीक तो नहीं हो रहा। अगर लीक हो रहा है तो उसको उठा के वो साइड पे फेंक देते थे और इजाजत नहीं होती थी। तो ये मैकेनिज्म ज्यादा बेहतर था बजाय इसके कि उनसे पैसा ही वसूल करने शुरू हो जाए। आप तो खैर हज 15-17 लाख तक अगर पहुंच गए तो एक आदमी मेरा ख्याल है आबे जमजम भी छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा वहां पर, अगर इतना उसका पहले ही। बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हर एक बंदे की रंग बिरंगी बोतलें होती थी और कोई बोतल लीक कर रही है किसी को तो नहीं पता। सही है, बाजार से लिया उसको भर के ले आया, तो वो इसलिए छोटी मोटी उसकी पैकिंग का भी मसला आता था, जगह भी ज्यादा घेरती थी। अब ये यकसा पैकिंग वाली बोतलें हैं और ये बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। सही है, और इसके नॉमिनल चार्जेस हैं, कुछ ज्यादा चार्जेस नहीं है इसके। अच्छा, एक और चीज जिसपे ये तो खैर आबे जमजम की बात हो गई, अच्छा आपने क्लियर कर दिया। जो मामला था कि हमारा हज कोटा जो था वो फुल नहीं हुआ था, उस हवाले से आप क्या बता सकते हैं कि जो बाकी कोटा है वो फिर क्या सऊदी अरब हुकूमत को वापस कर दिया गया है या हमारे यहाँ उसको इस्तेमाल करने का कोई और सिलसिला किया जा रहा है? जी, मैं मीडिया से थोड़ी सी शिकायत करूंगा कि ये भी रॉन्गली जो है इसको आपने कोट किया था। अच्छा, या आपने नहीं, आपके मतलब जी बिल्कुल भाइयों ने। असल में ये है कि जो डॉलर की कमी और जो हमारे माशी हालात हैं उसकी वजह से सरकारी हज स्कीम के दो हिस्से किए गए थे, एक रेगुलर हज स्कीम और दूसरी स्पॉन्सरशिप स्कीम। स्पॉन्सरशिप में बाहर से डॉलर मंगवाने थे। अब इन दोनों के 44,000 दोनों के ईच 44,000 ईच दोनों का ये कोटा रखा गया था। रेगुलर में 44,000 के अगेंस्ट तकरीबन 72,000 दरखास्तें वसूल हुई, 28,000 जायद दरखास्तें वसूल हुई। ठीक। जबकि दूसरी तरफ जो कि स्पॉन्सरशिप स्कीम थी उसमें 7,000 समथिंग दरखास्तें वसूल हुई। उसकी कमी की जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि एक तो डॉलर की तस्वीर का निज़ाम बड़ा पेचीदा था, उसमें बहुत टाइम लग रहा था। लोगों ने बहुत मुतअद्दिद ट्राइज की और फिर वो समझ लें कि 2 दिन से लेके 2 हफ्ते लग रहे थे उसमें, और टाइम कम था। लोगों ने इसलिए भी जो है वो उस पर स्पॉन्सर को ऑप्ट नहीं किया। दूसरी वजह ये थी कि ओवरसीज को या उनके जो बच्चे हैं जिनका फर्स्ट टाइम पासपोर्ट बन रहा था उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना था, उनके पासपोर्ट नहीं बने। और हज पर जाने के लिए बुनियादी शर्त पाकिस्तानी मशीन रीडेबल पासपोर्ट है जी, जिसकी वजह से ये 2 वजूहात थी जिसकी वजह से टर्नओवर जो है स्पॉन्सरशिप स्कीम का बहुत कम रहा। लोग अभी भी राब्ते में हैं और राब्ता कर रहे हैं कि आप मतलब जो है ना ये कंटिन्यू करें, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हमने इसको स्टॉप किया। और जो कोटा बच रहा था तकरीबन 7,000, वो फिर फाइनेंस डिवीजन से भी मुशावरत की और उनसे रिक्वेस्ट की कि ये 7,000 को भी हमारे पास रहने दें ताकि हम इनको रेगुलर में कर लें। लेकिन उनकी यही फाइनेंस डिवीजन का यही कहना था कि ये दोबारा जो है वो डॉलर पे फिर ये बोझ पड़ेगा मुल्क की मैशत पे, तो जितनी आपको इजाजत दे दी है वो काफी है। तो तकरीबन 80-82 हजार लोग पाकिस्तानी इस टाइम सरकारी हज स्कीम से जा रहे हैं, जबकि तकरीबन 88,000 वो प्राइवेट स्कीम से जाएंगे। वो स्कीम चल रही है, अभी तक जारी है और उसमें लोग अपने दाखिले करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा टोटल कोटा था वो पूरा हो गया है। जी 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 बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। हमारे साथ वजारत मज़मूर के तर्जुमान जनाब उमर भट्ट साहब मौजूद थे और 2 चीज़ों की उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी। एक तो भाई ये पुरानी चीज़ है, बोतल की कीमत है, इसमें कोई जो है वो आपको नए इजाफी चार्जेस नहीं है कि अब आबे जमजम बिकना शुरू हो गया है। नंबर 1 ये क्लैरिटी मिल गई। और दूसरी चीज़ ये कि जो खबर रिपोर्ट हुई थी कि हज का जो कोटा है वो कम फुल हुआ है, पाकिस्तानियों ने हज के मतलब महंगाई की वजह से पाकिस्तानी हज पर नहीं जा रहे, तो ऐसा भी नहीं है। ये दोनों खबरों की तरदीद हो गई। वेरी गुड जी, ज़बरदस्त। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। और आगे हम बात करते हैं जी अली जफ़र साहब की। अली जफ़र साहब जो है वो पाकिस्तान के बड़े मशहूर महनाज गुलकार हैं। आजकल तो शेर आया चल रहा है उनके साथ। शेर आया नहीं है वो मसला उनका, उन्होंने तरदीद की है। उन्होंने कहा भाई मैं अदाकार हूँ, आप जाने दें, हर चीज़ को आप लोग ऐसे सीरियसली ले लेते हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने कमीज तो पहनी हुई थी। कमीज तो पहनी हुई थी, लेकिन वो बेसिकली उनका जो मामला था कमीज का वो ये था कि कॉन्सर्ट पे ना वो कोई प्रैक्टिस कर रहे थे कुछ कॉन्सर्ट पर, उस पे शेर आया भी था, बल्ला भी लिख था, मतलब एक मिक्स इस तरह की एक मिक्स चार्ट थी, कुछ मिक्स चार्ट पीडीएम जो वो कहते हैं ना, कौन कहता है, फवाद चौधरी साहब कहते हैं।
तो वो हम नहीं कह रहे। तो बहरहाल अब वो उन्होंने नहीं, वो तो भानुमति का कुंभा कहते हैं, भानुमति का कुंभा कहते हैं। ये मिक्स चार्ट कौन कहता है? चले हम सोच के बताएंगे नाज़रीन, अभी याद नहीं आ रहा, ज़हन में नहीं आ रहा। तो बेसिकली इस तस्वीर को जब शेयर किया गया तो लोगों ने कहा कि अली ज़फ़र ने ज्वाइन कर लिया नून लीग। उस पर अली ज़फ़र ने अब बेसिकली जो है उसकी तरदीद की है और उन्होंने वीडियो चलाई है एक अपनी सोशल मीडिया पर। जी, लोगों को बल्ला नहीं नजर आया? वो बड़ा शेर बना हुआ था ना, दोनों ऊपर नीचे लगे हुए थे बिल्कुल, लेकिन ये है कि चलो हाँ, होता है, क्या हो सकता है। लेकिन ये हुआ कि पब्लिक को उन पर जो है वो एक राय कायम करने का मौका मिला। और उसके बाद फिर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि भाई से हो गए मैंने एक हुडी सी पहनी हुई थी, साउंड चेक कर रहा था मैं, टोरंटो में ये मेरा कॉन्सर्ट था और मैंने कोई सियासी पार्टी ज्वाइन नहीं की है, आप लोग प्लीज़ इस तरह की खबरें ना फैलाएं। उन्होंने वो वीडियो जो है वो अपने सोशल मीडिया पर डाली थी और उन्होंने कहा था कि इस पर मैं एक आर्टिस्ट हूँ भाई, जाने दीजिए। ये जो मुझे जुमला इनका ये पसंद आया। और वो वो भी थे, ज़रा हल्के से अनॉयड भी लग रहे थे मुझे, जिस तरह से वो बोल रहे थे या क्या, कि मतलब हर चीज़ पे हम हर वक्त नुक्ताचीनी। जाने दे भैया, चले भाई जाने, कोई मसला नहीं। अच्छा, मसला ये कि ये हुडी तो पॉलिटिकल हुडी ही है ना। इस हुडी पे अगर शेर आया लिखा हुआ है और बल्ला लिखा हुआ है तो बेसिकली ये पॉलिटिकल सिंबॉलिक ये एक हुडी है। हाँ, किसी तो लोगों ने जाहिर है वो एक राय अपनी कायम कर ली। और मुझे तो इस चीज पे भी एतराज है, अगर दोनों चीजें ना भी हो, एक कोई चीज भी हो, या बल्ला हो या शेर हो, तो भी आपको एतराज नहीं करना चाहिए। भाई वो पहन सकते हैं, आजकल तो वैसे ही हर चीज इतना फैशन लोगों ने ऐसे राय दी होगी कि भाई इन्होंने ज्वाइन कर लिया, यूं होगा, पब्लिक को एतराज अच्छा खासा किया होगा। शेर पे तो वैसे ही आजकल बड़ी तनकीदी निश्तर बरस रहे हैं, तो अच्छा खासा ही किया होगा इनके साथ सोशल मीडिया पे। तनकीदी निश्तर तो खैर बल्ले पे भी बरस ही रहे हैं और सब पे ही बरसते हैं। जो पॉलिटिक्स में आया ना वो तनकीद बर्दाश्त करेगा। देखिए ऑप्टिक्स देखा करें। मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ नहीं जाती, मैं सड़कों पे भी जो हाल है उसमें भी देखती हूँ। जो जहाँ जिस तरफ ज्यादा आवाम नजर आ रही हो वो यानी कि माल जो है वो बिक रहा है, और दूसरों को भी चाहिए कि बिल्कुल हमें माल ही तो नहीं बेचना, यही तो बात है, बस माल ना बेचो, माल ना बेचो। लेकिन हुडी से मुझे ये चीज है कि बिल्कुल उन्होंने किसी एक सिंबल की भी हुडी पहनी हो, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की भी, तो भी एतराज नहीं बनता। हर शख्स की अपनी एक ओपिनियन भी होती है। फैशन आर्टिस्ट जरूर है, फैशन सेंस भी आर्टिस्ट जरूर है, लेकिन हो सकता है उनको कोई पार्टी पसंद भी हो सकती है, कोई लीडर जाती तौर पर ज्यादा अच्छा लग सकता है। इंसान है ना, हर एक में जाहिर है वोट भी डालते होंगे। आर्टिस्ट ये तो नहीं है कि वोट नहीं डालते, तो वोट भी डालते होंगे। तो ओपिनियन रखने का, राय रखने का हक है और फैशन करने का हक भी। ठीक है जी, अगली खबर सलमान खान। खबर सलमान खान। सुलेमान होता है या सलमान होता है? सलमान और सुलेमान नहीं होता। सुलेमान अलग नाम है, सलमान क्या हो गया शिफा, क्या हो गया? मैं वैसे पूछ रही हूँ, मैं तो सवाल कर रही हूँ। इनका नाम सलमान ही है, मुझे पता है, लेकिन सुलेमान अलग नाम है, सलमान अलग नाम है। दोनों में क्या फर्क है सिवाय ये के? मतलब में क्या फर्क है? मतलब सलमान और सुलेमान। अब ये आप गहराई में जा रही, गहराई में ना जाए, डूब जाएंगे आप। नहीं, वो तो मुझे पता है ना कि दो अलग अलग नाम है। कुछ लोग सुलेमान रखते हैं, कुछ लोग सलमान रखते हैं, लेकिन इनके नामों में फर्क है क्या, ये मैं जानना चाह रही हूँ। अवाम में से कोई सुलेमान बताए, इनको भी बताओ। अगर आप में से कोई सुलेमान देख रहा है, पहले ये बताओ कि टायर लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो, फिर इनको बताओ सुलेमान और सलेमान का फर्क क्या है। और क्या आज के प्रोग्राम में और बहुत सारे सवाल आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, हुआ ये है कि हॉलीवुड के जो ये नामवर अदाकार हैं सलमान खान, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जिसका अरब मीडिया में बड़ा चर्चा हुआ। और भारतीय प्रोग्राम आपकी अदालत में सलमान खान ने इंकशाफ किया कि वो भारत की निस्बत जो यूएई है उसमें खुद को ज्यादा महफूज समझते हैं। भारत में तो वैसे उनको कत्ल की धमकियां मिल रही थी ना। बड़ी टेंशन हुई थी होगी जाहिर है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें भारत में जान से मार देने की धमकियां मिल रही थी, तो ये भी एक वजह है कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी हिसार में रहना पड़ता है भारत में। और इन्हीं धमकियों की वजह से वो ना ही सड़क पर साइकिलिंग कर सकते हैं, ना ही अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, पब्लिक में बाहर नहीं निकल सकते, अकेले घूम फिर नहीं सकते। तो सलमान खान ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि भारत में तो मुझे मुकम्मल सिक्योरिटी में रहना पड़ता है, लेकिन जब मैं दुबई जाता हूँ तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ना ही कोई गार्ड चाहिए होते हैं, ना इस किस्म का कोई बाउंसर्स वगैरह की ज़रूरत होती है। वहाँ मैं अकेले भी फिर सकता हूँ, पब्लिक प्लेसेस पे भी जा सकता हूँ। और ये धमकियों का जो सिलसिला है ये वहाँ पर भारत में बहुत चलता है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया, मेरा ईमान है कि ऊपर अल्लाह मौजूद है। और हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें सलमान खान दुबई के एक मॉल में बेफिक्री के साथ बड़ा ही अपना चिल तरीके से घूम फिर रहे थे, सैर सपाटा सा कर रहे थे। और सिक्योरिटी वहाँ पर भी उनके साथ वैसे थी तो सही, लेकिन ये है कि उन्होंने ये बताया कि भाई धमकियों वाला मामला है और भारत इज़ नॉट वेरी सेफ फॉर हिम, ही फील्स दैट। बहुत सारे लोगों के लिए भारत सेफ नहीं है। चलें, अब इनको थोड़ा सा एहसास हुआ है और इन्होंने मीडिया पर कहा भी है। और रजत शर्मा वाला बड़ा अच्छा शो होता है आपकी अदालत, बिल्कुल। उन्होंने जो है वो एक बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू किए और उसमें बड़े बड़े इंकशाफात होते हैं उसके अंदर। तो सेफ रहें भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। आप दुबई में ही रह जाएं, मुंतकिल हो जाएं दुबई में, कौन आप दुबई का कानून तो फिर ऐसा है कि बस बिल्कुल।
वेलकम बैक जी। इस बात पर तमाम माहिरीन का इत्तेफाक है कि पाकिस्तान की तरक्की कराची की तरक्की से जुड़ी है। कराची तरक्की करेगा तो ही उसके समरात पूरे पाकिस्तान जो हैं पर फैलेंगे और तभी पाकिस्तान उससे फैज़याब हो पाएगा। कराची की अहमियत इस वजह से भी है कि पाकिस्तान की ज़्यादातर बरामदात इसी साहिली शहर से होती हैं। अगर इस शहर के मसाइल हल नहीं किए जाएंगे तो इसकी आबादी कम दिखाकर असम्बलियों में इसकी नुमाइंदगी कम की जाएगी, तो इस शहर की जो पोटेंशियल है उससे पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठाया जा सकेगा। अब ये एक बुनियादी मसला है जिसकी वजह से तमाम जो सोच रखने वाले जो है लोग हैं वो डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पे तनकीद कर रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ कराची में एक तकरीब हुई और उस तकरीब में इस मामले पर बात करने के लिए दानिश्वर थे, सियासी रहनुमा, ताजिर, सनतकार, माहिरीन वगैरह सब इकट्ठे थे और सब ने इस डिजिटल मरदमशुमारी के नाकिस नताइज पर अपने ख्यालात का इजहार किया। और तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक थे कि इस मश्क को या तो दोबारा से शुरू किया जाए या फिर इसके अंदर मौजूद खामियों को दूर करके कराची की जो हकीकी आबादी है वो सामने लाई जाए। डिजिटल मरदमशुमारी में कराची की आबादी कम करने के पीछे हकीकी मकसद क्या है और क्या ये पाकिस्तान के मुतवस्सित तबके और रवायती जो जागीरदाराना सोच है उसके दरमियान एक कशमकश का इजहार है, और क्या डिजिटल मरदमशुमारी स्टेटस को और तरक्की पसंद सोच के दरमियान कशमकश की अलामत बन गया है। डिजिटल मरदमशुमारी और पाकिस्तान की माशी तरक्की का आपस में ताल्लुक क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे शब्बर जैदी साहब से। सरमैन FBR हैं और इस तकरीब में वो भी शरीक थे, उन्होंने भी इज़हार ख्याल किया था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। और चूंकि आपकी एक स्टेटमेंट बिल्कुल आ रही है सर, आपकी एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर भी बड़ी गर्दिश की, मीडिया ने भी उस पर बड़ी बात की कि मरदमशुमारी में जो नंबर्स कम दिखाए जा रहे हैं कराची के, ये बाकायदा तौर पे कराची के खिलाफ जो है वो साजिश है। तो इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें नाजरीन के लिए भी कि आपको क्यों लगता है कि ये साजिश हो रही है और कौन कौन मुलविस है इस साजिश में। देखिए, ये मैंने वहाँ भी प्रोग्राम में कहा था, मेरी वकील नोट स्पीच थी, मैंने ये कहा था कि ये जो कराची के साथ आप जाती कर रहे हैं आबादी के सिलसिले में, ये कराची या किसी पर्टिकुलर कौम या किसी पर्टिकुलर जबान बोलने वालों के साथ नहीं है। ये एक जंग चल रही है जो वडेरे और जागीरदार तबके में और मिडिल क्लास तबके में चल रही है। पाकिस्तान में जो वडेरा जागीरदार तबका है वो पाकिस्तान पे रूल कर रहा है और मिडिल क्लास तबका उसकी नुमाइंदगी पाकिस्तान में नहीं है उस तरीके से। कराची पाकिस्तान का वही शहर है जो पूरी तरह मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कराची की आबादी सही कट जाएगी तो मिडिल क्लास तबका वडेरों के सामने आके खड़ा हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी साजिश है, सिर्फ कराची के साथ नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है, क्योंकि वडेरे जागीरदार चाहे वो कहीं के भी हों, वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में सही सेंसस हो, मिडिल क्लास की आबादी को सही तरह गिना जाए और वो जाके वो अपने हल्कों में आबादी ज्यादा दिखाकर और शहरी इलाकों में आबादी कम दिखाकर इस मुल्क पे रूल करना चाहते हैं। और ये जंग सिर्फ कराची की जंग नहीं है, बल्कि ये तबकाती जंग है जो कि हमें लड़नी है, क्योंकि अदरवाइज अगर आपने ये जंग नहीं लड़ी तो पाकिस्तान में ये पुराना निज़ाम चलता रहेगा। और ये बात मैंने वहाँ भी समझाई थी और ये मैं आपको दोबारा आज यहाँ बता रहा हूँ। दूसरी बात जो मैंने वहाँ पे कही थी वो ये कही थी कि आपको ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि आज की इकोनॉमिक्स में आपका जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो एक्सपोर्ट पे बेस करेगा और एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं है। हमें वैल्यू एडेड इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा जिसमें हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे और बनाने के बाद वापस उसको एक्सपोर्ट करेंगे। यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, यही बांग्लादेश में हो रहा है, यही वियतनाम में हो रहा है, जिसकी वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। अगर आपने ये काम करना है तो ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त कराची में हो सकता है। तो अगर आपने कराची को तरक्की नहीं दी या उसकी आबादी को नहीं सही किया तो पाकिस्तान कभी भी एक सही राह पे नहीं आएगा। और ये बुनियादी तौर पर एक साजिश पाकिस्तान के खिलाफ है, किसी शहर के खिलाफ साजिश नहीं है। सही है। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए कि बहुत सारी सियासी जमातें इस हवाले से एहतजाज भी कर रही हैं और काफ़ी अरसे से वो एहतजाज कर रही हैं और उनका मौक़िफ़ यही है कि कराची की आबादी को सही नहीं गिना जा रहा। तो वो तो इसका मतलब है कि सिंसियर हुई। तो जब सियासी जमातें सिंसियर हैं तो फिर वो कौन है जो कि सिंसियर नहीं है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, सियासी जमातें जो हैं पाकिस्तान में ये बुनियादी तौर पर घूम फिर कर लिसानी जमातें बन जाती हैं। PTI के अलावा जनरली पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं, MQM है या पीपल्स पार्टी है, वो आखिर में जाकर लिसानी हो जाती है। तो कोई भी पार्टी इस मैटर को प्रॉपर्ली नहीं टेकअप कर पा रही। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में सियासत जो है वो अब एक अजीब रोक चली गई है। सियासत हमेशा
उसूलों पे की जाती है। सियासत का एक बुनियाद होता है कि आप माशरे में इक्विटी लाएं, इंसाफ लाएं। ये जो पाकिस्तान के सियासी माहौल इस वक्त बना हुआ है, उन सियासी पार्टियों का जो एक्चुअली मैसेज है वो सामने आ ही नहीं रहा। अब वो जमात इस्लामी गिनती पूरी करो और इस तरह की बातें करे, वो असल मैसेज को सामने नहीं ला रही। वो मिडिल क्लास को जो तबका है जिसका एक्चुअली, चाहे वो पठान हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, जो कराची में रहता है, वो एक मुतवस्सित तबके का आदमी है जो कि पाकिस्तान का आम आदमी है। उसकी आवाज को आगे ले जाने वाला पाकिस्तान में इस वक्त कोई नहीं है। तो मैं इन सियासी पार्टियों को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता। तो ये बहुत रेलिवेंट है, मगर ये अपने मैसेज को प्रॉपर पहुंचा नहीं पा रही है अनफॉर्चुनेटली। इनका जिसे कहते हैं ना, बयानिया ठीक नहीं है इनके बयानिया। जिन इदारों की जिम्मेदारी है सर, जो जी और मैं ये पूछ रही थी, जिन इदारों की जिम्मेदारी है, मिसाल के तौर पे नादरा है, सेंसस करने वाले लोग हैं, मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट्स होंगे, फिर स्टेटिस्टिक डिपार्टमेंट है, ये कितनी जिम्मेदाराना तरीके से इस सारी एफर्ट को और इस सारी एक्सरसाइज को सर अंजाम देते हैं? इसमें बात बड़ी सिंपल है। इस सारी का जो ग्राउंड वर्क होता है, सारी जो ये सारा जो मरदमशुमारी का ग्राउंड वर्क होता है, ये सारा सिंध गवर्नमेंट के अंडर में होता है और फेडरल गवर्नमेंट का रोल सिर्फ कंपाइलेशन का होता है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास कोई एविडेंसेस हैं या हम बिल्कुल श्योरिटी से कह सकते हैं, मगर सिंध गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं जो मरदमशुमारी कर रहे हैं, उनके दो मसाइल हैं। एक तो वो बुनियादी तौर पर नलायक हैं, उनके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है एक बड़े शहर की मरदमशुमारी करने की, वो उनके अंदर सलाहियत ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। वो जिस तरीके से रिक्रूट हुए हैं, जिस तरीके से उनकी एम्प्लॉयमेंट हुई है, जिन सिफारिशों में वो आए हैं, उनके अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से इतने बड़े शहर की मरदमशुमारी कर सके। दूसरी बात ये कि उनके अंदर पॉलिटिकल प्रेजेंस हैं, वो मुतासिब हैं उस सेंस में कि जो उनके जिनको वो रिपोर्टेबल हैं, वो कराची की मरदमशुमारी को सही दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये दोनों इशूज हैं, इसका इलाज जो है वो आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा, एक सिस्टम पे लाना पड़ेगा। ये इस तरह जिस तरह ये चल रहा है ये नहीं चलेगा। और आजकल के ज़माने में जब गूगल मौजूद है, जब और टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो मरदमशुमारी तो कोई मसला ही नहीं है। हम तो एक जाहिर से मुल्क हैं, तो इतनी बेसिक चीज़ों पर भी फैसला नहीं कर पा रहे, इसलिए ये सब चीज़ें इरेलेवेंट हैं और हमें एक प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। सही। अब सर आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कुछ अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी एक दो चीजें सिर्फ एक मरदमशुमारी पे मेरा आखिरी सवाल है कि हम कराची की तो बात कर रहे हैं कि जाहिर है वहां से सीटें कम करना और वो लसानी बुनियाद और नाअहली एहलकारों की, ये सारा मामला बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह बजा है, लेकिन क्या ये मसला डिजिटल सेंसस का बाकी मुल्क में भी होगा? फिर हो सकता है कि वहां की भी आबादियां जो है वो मुख्तलिफ शहरों की कम हो रही हो, पंजाब में सूबों की बड़ी बात होती है, जनूबी पंजाब और वो, तो ये वहां पर भी प्रॉब्लम है या ये सिर्फ कराची स्पेसिफिक है? नहीं, मैं आपकी 100% एग्री करता हूँ। जो शहरी इलाके हैं और जो देही इलाके हैं, मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ इस बात पर कि इस वक्त शहरी इलाके और देही इलाके का प्रोपोर्शन जो है वो 60-40 नहीं है, बल्कि 40-60 है। तो आबादी का 60%, 55-60% आबादी जो है वो शहरों में रहती है और 40% देहात में रहती है। ये जो हमने एक जागीरदारा तबके को प्रमोट करने के लिए ये सारा सिलसिला ये फेक है, ये सब बदमाशी है और ये सब एक स्टेटस को बाकी रखने के लिए। जो मसला कराची का है वो मसला लाहौर का भी है, वो लाहौर का भी है, वो मसला पिंडी का भी है, वो मसला इस्लामाबाद का भी है, वो मसला गुजरावाले का भी है, वो मसला फैसलाबाद का भी है। ये सारे मसाइल एक साथ हैं और इसको आपको सेटल करना पड़ेगा। ये मुल्क अब इस तरह नहीं चल सकता। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा सर, अब जिस तरीके से चल रहा है मुल्क, उसमें हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात का हवाले से बात ये हो रही है कि जी इलेक्शन कब होने चाहिए, बजट कौन पेश करेगा, बजट किस हुकूमत को पेश करना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है कि जो इंतखाबात हैं उसको किस वक्त होना चाहिए और क्या बजट पेश करने के बाद हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाए या पहले से अनाउंस करे? व्हाट इज़ योर ओपिनियन सर? देखिए, मेरा जाती व्यू है कि जो आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि मुल्क चल रहा है, ये इसको चलना नहीं कहते, इसको बिगड़ना कहते हैं। इसको चल नहीं रहा है, इस तरह मुल्क नहीं चलते हैं बिल्कुल। आपको ये नहीं पता कि आपने आगे क्या करना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि आपका ये व्यू है कि मुल्क चल रहा है, ये मेरे हिसाब से ठीक कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अब जो इलेक्शन तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि जुलाई में या अगस्त में इलेक्शन हो जाएंगे। कोई ताकत मुल्क में इलेक्शन को जुलाई से आगे पोस्टपोन नहीं कर सकती। ये तो अब बाकी मईशत के बारे में मेरा जाती जो है कि ये 24 जो हमारा आने वाला साल है बहुत मुश्किल साल होगा
और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, बाकी अल्लाह मालिक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह मालिक है भाई, ठीक है, अल्लाह मालिक कह दिया, फिर आप कह रही हैं भाई बजट पहले पेश हो जाए, बाद में फिर सवाल कर रही हैं आप। तीसरा सवाल आपका ये आज का शिफा का तीसरा सवाल आ गया है नाजरीन। क्या बजट वक्त से पहले पेश किया है कभी? हो सकता है आज के प्रोग्राम की अलग से क्लिप बनाएंगे शिफा के बहुत सारे सवाल। आज शिफा पता नहीं किस मोड में जागी है। हाँ, शिफा की होशियारियां, शिफा की शरारतें, शिफा की शरारतें भाई, बिल्कुल शिफा की शरारत है। और एक हम तो हाँ तो हो सकता है उनका मासूमाना हो सकता है, तो हमारी शरारतें नहीं हो सकती। हो सकता है आपको किसने मना किया? बिल्कुल भाई, हम शरारतें करेंगे, करते रहेंगे, छोटी छोटी शरारतें। सही। अच्छा, अब हम जरा चूंकि सियासी गुफ्तगू कर रहे थे और इकोनॉमिक्स की गुफ्तगू हो रही थी और एक जरा गंभीर सूरत हाल हो गई है, बस करें ये इकोनॉमिक्स की तो टेंशन हो जाती है। गाना वाना सुना देते हैं कोई आपको अच्छा सा, और कुछ उर्दू के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मामला ये होता है कि हम आपको कुछ शायरी, कुछ गीत, कोई गज़ल, कोई अशार, कोई नाते भी हमने आपको रमज़ान में सुनाई थी, और उनके अच्छे से खूबसूरत से अल्फाज जो उर्दू के थे वो हम आपके सामने पेश करते हैं। तो आज क्या लाए हैं? आज लेकर आए जी फैज़ अहमद फैज़। ओह माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त तरीन शोरा में जिनका शुमार होता है, और उनकी एक बहुत ज़बरदस्त, यानी कि आज हम फैज़ याब होंगे। आज हम फैज़ याब होंगे, बिल्कुल फैज़ याब इस मुल्क में बहुत सारे लोग होते हैं। आज फैज़ अहमद फैज़ साहब हयात होते हाँ। तो उनके नाम के ऊपर भी बड़ी, मतलब फैज़ एक को ताना मारते तो दूसरा फैज़ जो है वो परेशान हो जाता है कि किसको कह रहे हैं। देखिए फैज़ तो फैज़ है, उन्होंने तो अपने नाम में डबल फैज़ लगाया है, फैज़ अहमद फैज़ साहब ने। हाँ, फैज़ अहमद फैज़। तो उन्होंने कहा कि एक फैज़ जो है वो इस तरफ का, एक फैज़ उस तरफ का है, दो फैज़ होने चाहिए। और हम जरा फैज़ साहब का फैज़ हासिल करते हैं। सही है। और इकबाल बारो ने जो खूबसूरत पढ़ा था, गाया था, दश्ते तन्हाई, इसके मतलब पर भी आते हैं हम। अभी वेरिएशंस पे जा रहे हैं, पहले अभी जरा वेरिएशंस भी आपको दिखाएंगे। अब इसका थोड़ा सा पहले मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। बहुत ही खूबसूरत दश्त का मतलब आपको पता है? हाँ। क्या है? पता है हाँ, लेकिन आ नहीं रहा, ये होता है, ये होता है, सही मुझे पता है, लेकिन ये कि दश्त इज बेसिकली सहरा, बिल्कुल बिल्कुल, सहरा, दश्त तन्हाई, अकेलेपन का सहरा, अकेलेपन का, तन्हाई का सहरा। अब ये देखें किस कदर खूबसूरत इस्तारा इस्तेमाल किया है फैज़ साहब ने कि दश्त तन्हाई में ए जाने जहां, जाने जहां तो हम सबको पता होता है, जाने जहां का मतलब मैं बताने वाला कौन होता हूँ, ठीक है? जाने जहां का मतलब सबको पता होता है। कौम ऑफेंड हो जाएगी नहीं, हाँ, अगर आपने बताया, बताऊंगा वो कौन कहेगी ये भी बता रहा हूं। दश्त तन्हाई में ए जाने जहां लर्जा है, मतलब मेरे सामने लर्जा है, तेरी आवाज के साए, तेरी आवाज का जो साया है वो मेरे सामने लरज रहा है, और तेरे होंठों के शराब, शराब हम सब जानते हैं, मिराज जिसको हम कहते हैं, अंग्रेजी में ज्यादा आसान समझ में आ जाता है लोगों को। दश्त तन्हाई में ए जाने जहां लर्जा है, तेरी आवाज के साए, तेरे होंठों के शराब। और आगे कहते हैं कि दश्त तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले, खसो खाक यानी जो एक झाड़ फूंक, वो जो झाड़ियाँ निकल आती हैं खास किस्म की, वो एक मिट्टी जो होती है, उस तरीके से दूरी के खसो खाक तले खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब। समन भी एक फूल होता है, गुलाब भी एक फूल होता है। तो दश्त तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब। यहाँ तन्हाई का मामला उन्होंने तो दिखा दिया, लेकिन उसमें जो उसकी याद है अपने महबूब की, उसके हवाले से बात कर रहे हैं कि देखें उस महबूब की याद कुछ इस तरीके से मेरे सामने है कि मेरे सामने वो लरज़ रहा है, उसकी आवाज़ का साया, उसकी होठों के शराब और उसकी पहलू के समन और गुलाब खिल रहे हैं मेरे सामने। महबूब की याद इस तन्हाई में मेरे सामने इस तरीके से आ रही है। तो एक तो ये इकबाल बानो साहिबा ने बड़ा ज़बरदस्त पढ़ा। उसके बाद मीशा शफी, अच्छा भाई कमाल उन्होंने गाया है, क्या कमाल गाया है मीशा शफी ने। तो वो प्लीज जरा, वो भी कमाल की है, बहुत उनकी आवाज में जो पावर है बहुत जबरदस्त। अब देखें क्या खूबसूरत उन्होंने गाया। एक तो वर्ड शबनम तो आप सबको हम जानते हैं शबनम क्या होती है। हाँ, औस भी होती है उसी को, हाँ, उसी चीज को हम औस भी कहते हैं। उठ रही है कहीं कुर्बत से तेरी सांस की आंच, तेरी सांस की जो हिद्दत है वो कहीं करीब से ही आ रही है, मुझे यूं लग रहा है, मतलब वो एहसास हो रहा है किसी होने का। अपनी खुशबू में सुलगती हुई, मध्यम मध्यम, मध्यम भी हम बहुत धीरे धीरे हम कम इस्तेमाल करते हैं मध्यम का लफ्ज। दूर उफक पार चमकती हुई कतरा कतरा, उफक आसमान जो होराइजन जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर आसमान और जमीन मिलते हैं, एक तरह से आपको लग रहा वो है उफक। उफक की तरफ नजर दौड़ाइए जरा। दूर उफक पार चमकती हुई कतरा कतरा गिर रही है तेरी दिलदार नजर की शबनम। ये जो तेरी नजर है
उसकी शबनम गिर रही है। वो रोने का तो जिक्र नहीं हो रहा है इधर। देखें ये मोहब्बत हो भी सकता है। नहीं, महबूब क्यों टेंशन में है, उनका जुदाई में रो रहा है वो। जुदाई में भी रो रहा होता है, जब अपने महबूब को देखते हैं उस वक्त भी रो रहा होता है, खुशी के आंसू। तो मुझे यहाँ पर जरा वो शबनम का जो मतलब है, तेरी आंखों से अगर शबनम का गिरने का है, तो वो मुझे जरा आंसुओं के साथ ज्यादा एसोसिएट करते हुए मुझे ज्यादा आसानी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। इस कदर प्यार समन तो लड़कियों का होता है ज्यादातर, गुलाब जो है वो हमारे यहाँ जो है वो मर्द हज़रात के भी नाम होते हैं, गुलाब खान। चले जी, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और आज हमने जरा बात करनी है एक अहम बात। देखिए सोना जो है ना, सोना हाँ लेट के सोने वाला सोना नहीं, अच्छा। पहनने वाला सोना, हाँ। वो हो गया कितने का? बहुत महंगा हो गया, इतने का हो गया देखने बोलते हुए जो है वो दिल मैंने तो देखने की ही जहमत नहीं की, क्योंकि इतना महंगा हो गया कि कुव्वत खरीद से बाहर निकल गया। बहुत सारे लोगों की, मतलब 80-70-80% लोगों के कुव्वत खरीद से सोना बाहर निकल गया। ये अगर हम कहेंगे तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। इस साल के जो 4 महीने है ना, उसमें लाख रुपए महंगा हुआ है। अब आप इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लें। गरीबों लगाओ अंदाजा लगाओ। मैं देखती नहीं हूँ ना, मैं ले नहीं सकती, तो फिर क्या देखना। लेकिन देखें, इसको जहन में रखते हुए एक चीज देखें कि लोगों की शादियां भी हो रही हैं, और बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं कि जिनके होने में मुश्किलात पैदा हो रही हैं, सिर्फ इसलिए कि लड़की के पास या बच्चियों के पास या उसके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी बेटी को सोना दे सकें शादी पर। और इसके अलावा फिर जहेज तो एक लानत है ही, जो कि हमारे माशरे में प्रेवलेंट है, उसको भी कम करना है आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, जहेज उतना हो कि वो नॉर्मल इज्जतदार वो रहे और लानत ना बन जाए। बिल्कुल लानत ना बन जाए, अगले के ऊपर बोझ ना बने, अगले अपने आप को गिरवी रख के बेटियों के जेवर और वो जो जहेज है उसको पूरा ना करते फिरें। अच्छा, अब सोने की बात जब हम करते हैं, तो जहां पर लड़कियों की शादियों के बड़े मसाइल होते हैं, इस वजह से बहुत सारी लड़कियां खुद भी इस चीज की रियलाइजेशन रखती हैं। वो कहती हैं भाई हमने सोना नहीं खरीदना, हम एक ही वक्त में पहनना होता है, उसके बाद वो या लॉकर की जीनत बन जाता है, या फिर उसको आप बाद में बेच देते हैं किसी पर्पस के लिए। ये तो फायदे वाली बात है, लेकिन जो लॉकर में रख के जाया हो रहा होता है आपका पैसा, उससे बेहतर है कि आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जाएं। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी में एक खातून ने इसी पर्पस के तहत कोविड में ज्वेलरी बनानी सीखी, और फिर खुद से सीखी बिल्कुल, और बड़ा जबरदस्त तरीके से अब वो बनाती हैं। उनकी बहुत सारी ऐसी क्लाइंट्स हैं जो अपने शादियों पे अपने सेट, बड़े बड़े सेट जो हैं वो इनसे बनवाती हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी के, और वो पहनती हैं। कुंदन भी होता है, मुख्तलिफ चीजें होती हैं। तो इनसे आज हम जरा सीखेंगे कि ज्वेलरी कैसी बनाई जाए। खदीजा हसन साहिबा हमारे साथ मौजूद है, जो कि ज्वेलरी। अस्सलाम वालेकुम खदीजा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बताएं, ये आप इसकी तरफ जो आई ज्वेलरी डिजाइनिंग की तरफ, वो कैसे आई? ये शौक तो था ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा, हमेशा से खुद भी पहनने का सबको ही होता है, और बनाने का भी शौक था। बेसिकली बहुत यंग एज में मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए ब्रेसलेट्स और इस तरह की चीज़ें बनाती थी, वायर ब्रेसलेट्स और इस डो से, अक्सर उस वक्त बड़ा डो का होता था, तो उससे बनाती थी। फिर ऐसा सा कुंदन के बारे में मुझे पता चलना शुरू हुआ कि ये बड़ी अच्छी एक फील्ड अब हो रही है, लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो फिर मैंने भी शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। तो कोविड में आपने सीखा कैसे? ये मैंने सीखा नहीं है, मैं ये मुझसे पूछते हैं बहुत लोग, लेकिन मैंने वाकई सीखा नहीं है। ये मतलब बनाना शुरू किया तो बनता चला गया, बनता चला गया, और मतलब बड़े नहीं बनता, बड़े बुरे एक्सपीरियंसेस थे। ऐसी बात नहीं है कि पहली चीज ही बहुत आला थी। वो इयररिंग्स थे, मैंने बनाए बड़े शौक से, और मैंने सोचा कि मैं बना के और फिर मैं ये सबको दिखाऊंगी कि मैंने कितनी प्यारी चीज बनाई है। वो कभी किसी को नहीं दिखाई है, वो इतनी बुरी बनी कि वो मैंने बस छुपा के रख दी और मैंने किसी को भी नहीं दिखाई। लेकिन हाँ, ये है कि वो मेहनत करना। लेकिन आपके पास जो क्लाइंटेल है, मिसाल के तौर पे जो भी आपकी फ्रेंड्स या लड़कियां आपके पास आती हैं, क्या वो अपने शादी के जेवरात भी बनवाती हैं आपसे बाकायदा सेट? जो जिसको कोई परेशानी आपने देखी किसी के साथ हुई हो, कोई प्रॉब्लम के भाई ये तो शादी के लिए हम जेवर बना ही नहीं सक रहे, सोना इतना महंगा है? मैंने असल में शुरू तो मैंने छोटी ज्वेलरी से किया ना, मतलब छोटे स्टड से, छोटी चीजों, इयररिंग्स से, रिंग्स वगैरह और इस तरह की चीजों से। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्विच किया बड़े सेट्स पे, और बिल्कुल इस तरह हुआ है कि कई लोगों ने ये गोल्ड की तो एकदम से कीमतें बहुत ज्यादा हुई, इतनी ज्यादा हो गई हैं कि ये मतलब अब नहीं अफोर्डेबल है। तो मुझसे कई क्लाइंट्स ने इस तरह से बनवाई जो कि तैयारी में थे गोल्ड बनवाने की, लेकिन उनकी नहीं जेब ने इजाजत दी, तो फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने उनके लिए ज्वेलरी। अच्छा, हाँ, अब कुछ लड़कियों में तो इस चीज की शर्म नहीं होती, वो कहती है नहीं भाई आर्टिफिशियल पहनेंगे, इतना महंगा हो गया, नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं कर सकते। मैं उन लड़कियों के साथ हूँ, और कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं, और ये भी हमारे एक मुआशरे का वो है, टैबू बना हुआ है, अब उसको क्या हम करें, अलमिया है बिल्कुल, कि कुछ लोगों को ये होता है कि हाँ
सोना नहीं पहना। हाँ उसने तो वो, और खास अगर मैं उस एक्सेंट में कहूँ ना, उन्हें तो तीनों आर्टिफिशियल पोइया तो इस तरह की बातें करती है कि उसने तो बेटी को अपने आर्टिफिशियल पहनाया हुआ है। तो ये शर्म वगैरह होती है लड़कियों में जब वो आके ऑर्डर देती हैं? कुछ टाइम से देख कि ऐसा नहीं है मेरे हाल में, अब ये बहुत ओपन हो गया। और दूसरी बात ये कि वो एक आप जो बात करी थी कि एक तो वो लॉकर में रखा जाता है, फिर उसकी ज़कात भी आपने देनी है। और ज़कात इतनी ज्यादा है उसकी कीमत के हिसाब से कि लोग डंडी मारते हैं। पता है बहुत मुश्किल हो गया देना, ज़कात भी देना। तो वो फिर ये जो आपका इस्तेमाल का है, रेगुलर इस्तेमाल का, उस पे तो नहीं है, उसके अलावा जो आप बना के रखे हुए हैं आपने लॉकर में, वो तो ज़कात आपको देनी है। फिर वो प्रेफर करते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी को। लेकिन ये है कि वो ये हैंडमेड अब ज्यादा लोग वो देखते हैं। हाँ, तो इस हैंडमेड में और वो जो दूसरा वाला ज्वेलरी है उसमें जो ज्वेलर्स बनाते हैं, अच्छा जो ज्वेलर्स बनाते हैं ना, बेसिकली वो होते हैं मेटल होता है, आपने उसको देखा होगा या इस तरीके से। अब जो मैं बना रही हूँ ना, मैं इसकी बेस भी खुद ही, बेस पे मेरे पास जो है उसके ऊपर मैं खुद एक एक कुंदन का टुकड़ा जोड़ के, और फिर उसके बाद कटिंग उसकी होती है, फिर उसकी प्रॉपर बेस लगती है। ये और बड़ा अब इसको जरा हम बताएं ना, साथ साथ दिखाएंगे। ये कुंदन है, कुंदन ये है, ये जो सिल्वर शीशे लगे हैं ना, ये छोटे छोटे, ये कुंदन है यार। ये बड़ा प्यारा है, ये ऊपर वाला बहुत ही क्यूट है। चले गुड, अच्छा है, ये अच्छा है, सही। तो ये सारी इसमें वैसे बात हुई है कि हैंडमेड में तो हमेशा ही मेहनत ज्यादा होती है, तो इसमें मेहनत है बहुत ज्यादा। इस सेट को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगा? अच्छा मुझे अब पहले तो काफ़ी टाइम लग जाता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतलब अगर मैंने एक हैवी सेट बनाना है तो मुझे उसमें अगर मैं और मतलब किसी और चीज़ की तरफ नहीं जा रही हूँ तो मुझे 2 से 3 दिन लगते हैं उसको कंप्लीट। अच्छा, क्योंकि ये ड्राई होता है ना, ड्राई होता है। सारा सामान तो दिखाए ना भाई, डिस्प्ले क्यों रखा है भाई, हम दिखाएंगे सामान। ये देखो, ये भी बड़ा प्यारा है, मुझे खैर बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। और इसको दूर रखिएगा, ये संभाल के लेके जाइएगा प्लीज, ज्यादा अच्छा लगा इनको, भरोसा नहीं होता। ये बिंदिया है। अच्छा ठीक है, लगा के देखें, लगा के देखते हैं। चलो आप लोग बातें करें। नहीं आप देखें ना, डिस्प्ले जो है वो चल रहा है। भाई कैमरा जूम इन करो थोड़ा सा, ताकि मुझे नजर आए कि मैं कहां क्या कर रही हूं। इसीलिए था ताकि शिफा सेट तैयार हो जाए, ज्वेलरी पहन के तैयार होके और बस यहाँ पे ना मॉडलिंग शुरू करनी। आर्टिफिशियल शिफा, सॉरी आर्टिफिशियल, हाँ, क्योंकि कुंदन की शाइन बड़ी अच्छी आती है ना, तो वो लोग बड़ा पसंद करते हैं लड़कियां। अच्छा, और कोई दिखाएं, ऐसे भी तो कहती है ना, और दिखाएं, हाँ, और दिखाएं, ये भी तो कहना होता है। अच्छा, मेरा ना काम जैसे ऑनलाइन है, तो मुझे ऑनलाइन मतलब मेरे पास अभी तक कोई भी इतना लाइव कस्टमर्स नहीं आते, वो अपने फैमिली के अलावा, बाकी जो वो सारे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। बिल्कुल तो शुक्र है कि वो लोग मतलब इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो लोग ऑनलाइन मुझे ऑर्डर देते हैं, और शुक्र है कि सेटिस्फाइड। इसकी कॉस्ट जो है, मिसाल के तौर पे कुंदन हो गया, या ये जो आपने ये वायर से बनाए हैं, अब ये इसमें छोटे छोटे वायर से बने हुए और ये स्टोन्स इसमें डले हुए। ये वाली वायर जो है ये इम्पोर्टेड वायर है। अच्छा, वो लोकल वायर है। हाँ, ये इम्पोर्टेड वायर है। लोकल वायर और इम्पोर्टेड वायर में फ़र्क ये है कि कुछ वायर जो होती है जो लोकल है उसका कलर थोड़ा फेड हो जाता है जल्दी, क्योंकि गोल्डन कलर में होती है वो ज़रा जल्दी फेड हो जाती है। लेकिन अब ये जो है इम्पोर्टेड वायर है, और ये अब इसकी कलर फेड होने की मुझे कंप्लेन नहीं मिली है। ये वाला दिखाएं, अच्छा लग रहा है। मैं क्या लगाऊंगा? नहीं, वो आप सेट रख रहे थे ना गर्दन पे, तो ये भी जरा लगा के दिखाएं, जरा बिंदिया लगाएं भी। बिंदिया असल में उसके लिए बालों का होना जरूरी है, सिर्फ खाल पे बिंदिया नहीं आती, बाल पे बिंदिया आती है। मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं, लग तो सकता है ऐसा। ये बिंदिया जो है ना, ये खाल और बाल से इसका ताल्लुक नहीं है, ये बुनियादी तौर पे एक जाल है। ये जाल है जो कि मर्दों को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें, ये है माथे का झूमर, और मर्द जो है वो इसको देखकर और बस वो फिर फंस जाते हैं आप दाम में, चमक में चौंधे आ जाते हैं बेचारे, तन्हाई में फिर जाने जहां वाला मामला हो जाता है। ये अच्छा है। जैसे ये जो वो डायमंड लेस होती है, तो इसलिए इसको डायमंड आपने, अच्छा इसको आपने उसके साथ लगा दिया? हाँ जी। ओह, अब ये बड़ा सिंपल आइडिया है। हाँ, कपड़ों पे लगने वाली जो लेस है, वो बाजार में पूरा रोल मिल रहा होता है, और ये आपने उसके साथ ये हुक लगा दिया। ठीक है, तो ये कीमत में तो जाहिर है अगर आप गोल्ड लेने जाएंगे तो आपको लाखों रुपए का पड़ेगा, ये चंद हजारों रुपए में पड़ जाएगा। ऐसा ही है, और आप वो पैसा जो है वो अपनी शादी में जरा किसी और ढंग की चीज पे आप खर्च कर लें। शादी में वैसे ही लोगों को खाना खिलाने में हम इतना पैसा खर्च करते हैं, लोग कहते हैं ब्रेसलेट होता है। बिल्कुल, ये रिंग प्लस ब्रेसलेट होता है, तो सामने दिखाएं, लोगों को भी दिखाएं। तो ये आप जब मिसाल के तौर पे बनाती हैं तो आपको होता है प्रॉफिट इसको, मतलब नहीं प्रॉफिट नहीं होता, लॉस में चल रही है। इस वक्त क्या कर रही हैं आप, किस तरह के सवाल कर रही हैं भाई आप? कितना चकाचौंध देख के ना आपकी चौंधे आ गई हूं मैं, चौंधे आ गई। प्रॉफिट होता है, मुझे देखना है, फिर आप बात करें मुझसे, मुझे खो जाने ज्वेलरी में बिजी है देखने में। तो खवातीन के सामने जेवर आए और बस उनके माथे पे ये कुछ पीसेस में कुंदन के लेकर आई थी, और कुछ जैसे ये है
बीड्स के भी। अच्छा, जैसे कुछ लोग beads की फंकी शादियों में तो ज्वेलरी नहीं चलेंगे। पसंद करते हैं, लेकिन जैसे फंकी funky ज्वेलरी बिल्कुल। पसंद करते हैं ना शादी के लोग। हवाले से देख रहा हूँ। फॉर अ फ्रेंड किसी की है इनकी हुई भी शादी। है, ये बेगम के लिए देख रहे हैं, कहना ये चाह रहे थे, जबान फिसल गई। बिल्कुल बिल्कुल। सही है। ये चांद जो बनाया हुआ है ये भी अच्छा है। चांद बाली, हाँ इसको चांद बाली ही कहते ये हैं। भी बड़ा पुराने जमाने में ज्यादा चलती थी। जी जी, अभी भी चांद बाली। कितनी पायदार होती है हैंडमेड ज्वेलरी? क्योंकि जाहिर है आपने कानों में पहना हुआ है, आप मूव कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, तो वो नग निकल के गिर गए या उस तरह से। अच्छा, फिर भी ये तो अफसोस नहीं होगा। हाँ, ये नहीं, लेकिन अफसोस तो होगा ना, इतनी मतलब मेहनत खराब से हो बनाई। हाँ। लेकिन ये है कि ये मुझे अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं ये बड़े कॉन्फिडेंटली कहती हूँ कि किसी सूरत भी मेटल ज्वेलरी से कम नहीं है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से कम नहीं है। सिर्फ एक आपको एहतियात है, पायदार होती है। आपने एक एहतियात है ना, वो तो आपने करनी है, क्योंकि आप आर्टिफिशियल अगर आप इसको पहन के आप परफ्यूम लगा रहे हैं, सर तो जाहिर है कि कलर पे फर्क आएगा। कुंदन नहीं, कुंदन इतनी जल्दी काला नहीं होता। कुंदन का मतलब इसकी पायदारी बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरह वायर ज्वेलरी है उस पे अब आप जाहिर है चेन है, वायर है, तो उस पर आपको एहतियात करनी पड़ती है। लोग कितना ज्यादा चांदी की तरफ भी जाते हैं, चांदी भी आजकल बड़ा चल रहा है। हाँ, चांदी भी बहुत चल रहा है, बल्कि अभी कुछ दिन पहले मुझसे एक खातून ने पूछा कि मैं जैसे आर्टिफिशियल नहीं पहन सकती हूँ ज्वेलरी, तो क्या आप गोल्ड प्लेटेड में भी काम करिए? तो मैंने सोचा कि ये तो अच्छा आइडिया है, मैंने अभी तक ये किया नहीं, लेकिन ये अच्छा आइडिया है कि वाकई गोल्ड प्लेटेड में भी कॉस्ट में कितना फर्क होता है चांदी की और गोल्ड प्लेटेड की? अच्छा, अभी गोल्ड प्लेटेड तो क्योंकि मैंने किया नहीं है ना, अच्छा, अभी तो सिर्फ एक वो चीज़ है, लेकिन ये है कि मतलब अगर हम यूं देखें चांदी की ज्वेलरी भी काफ़ी पायदार होती है, लेकिन उसका मसला ये होता है कि वो काली हो सकती है। लेकिन होगी कितने की? मतलब एक सेट आमतौर पे चांदी का मुझे इसलिए आइडिया नहीं, क्योंकि मैं तो कुंदन में काम कर रही हूँ ना। कुंदन का कितने का होता है? कुंदन का जैसे ये वेरी करते हैं प्राइसेस। अब जिस तरह अगर आप ये सिर्फ इयररिंग्स देख रही हैं तो ये आपको 550 की रेंज में भी मिल जाएंगे। अब जब आप सेट्स पे जा रही हैं, जैसे वो पिंक स्टोन वाला सेट है जैसे, तो ये 2200 का है। ये उस पे कॉस्ट करते हैं। जैसे इसके नीचे जो लॉरियल्स लगे हुए हैं ना, ये काफी बारीकी का काम है। एक छोटा सा पर्ल है 3 mm का, उसके अंदर तार डाल के वो पूरे उसके लूप्स बना के, तो वो बड़ा ये लंबा सा काम होता है। तो इसको आप चिपकाती किस तरह से? कुंदन जो है वो सेट के साथ कैसे, मतलब वो आप कह रही ना पायदारी की बात करी। अच्छा, कुंदन के ये जो कुंदन को, हाँ ये आम ग्लू नहीं होती है, ये स्टोन्स की ग्लू होती है, जो अक्सर कपड़ों के कामों के लिए, जो ये कामों वाले कपड़े होते हैं, ब्राइडल वेयर होते हैं, उसमें जो ग्लू इस्तेमाल होती है वो ग्लू इसमें इस्तेमाल हो रही है। वेरी गुड जी, जबरदस्त, बेहतरीन। ये वाला इस अंदाजन लोगों को हम बता दें कि तकरीबन ये आपको पड़ेगा 2200 रुपए। तो खवातीन के लिए आइडिया ये है कि शादी जो में आप वो वाला नेकलेस है जिसकी एक माला है, वो नेकलेस लहदा से और माला लहदा से है। माला जो है वो 1400 की है, माला विद इयररिंग्स। हाँ टोटल बताएं। हाँ जी, टोटल नेकलेस तो लेदर और नेकलेस जो है, इसका जो नेकलेस का सेट था ये भी 2200। जिंदगी में आसानी हो गई है खवातीन। अगर आप अपनी शादी पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनेंगी, पैसे बचेंगे। अगर आप किसी और की शादी पे जा रही हैं, सोने की ज्वेलरी ना पहने, वैसे ही सेफ्टी का मसला है, 2-2.5 हज़ार में काम हो जाएगा आपका। और मर्दों, खवातीन जब आपके साथ किसी मॉल में जा रही हो तो आराम से बैठो, ठीक है? जो सुनार की दुकानें होती है ना, सुनार की दुकानों के पास से गुजरते हुए उनकी आंखें बंद कर दिया करें, उनको इधर उधर दिखाना शुरू कर दे। वो देखो, वो तुम बहुत अच्छी लग रही है, तुमसे मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। औरत हो जाएगी, रास्ता भूल जाएगी कि इसको क्या हो गया, अभी बैठे बिठाए अचानक इसको क्या दौरा पड़ गया। और उन्हें ये सस्ती जो ज्वेलरी है, खूबसूरत ज्वेलरी और सस्ती भी है, वो दिलवाएं। आपकी जिंदगी भी अच्छी रहेगी, आपकी जेब भी अच्छी रहेगी और आपका काम भी अच्छा होगा। ये है आइडिया आज के इस सेगमेंट का। बहुत शुक्रिया, मुझे बुलाने और गिन के जाइएगा ये सारी चीजें। जी जी, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। जनूबी पंजाब पाकिस्तान का निस्बतन एक पसमानदा इलाका है और ज़रूरी सहूलियात के फुकदान की वजह से यहाँ का बेहतरीन टैलेंट जो है वो ज़ाया हो जाता है। इसी महरूमी को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के एक मारूफ सनतकार और सियासतदान जहांगीर खान तरीन के बेटे अली तरीन ने जनूबी पंजाब के नौजवानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने जनूबी पंजाब के उन नौजवानों के लिए तरीन ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप का आगाज़ किया है जो ऑक्सफोर्ड जैसी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में तालीम के लिए दरकार माली वसाइल से महरूम है। और उन्होंने ट्विटर पर यह ऐलान करते हुए लिखा था कि जनूबी पंजाब को काबिल और नौजवान रहनुमाओं की जरूरत है जो इस इलाके में तब्दीली ला सकते हो, इनकी जिंदगियां बेहतर बना सकते हो। ये स्कॉलरशिप्स ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम यानी OPP के प्लेटफॉर्म से दिए जाएंगे और जो नौजवान इस स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त देंगे उनसे पूछा जाएगा कि वो तालीम हासिल करने के बाद अपने इलाके की बेहतरी के लिए क्या मंसूबा रखते हैं। ऑक्सफोर्ड जो स्कॉलरशिप है, तरीन ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप, ट्यूशन फीस और रिहाइश के अखराजात फराहम करेगी और ये OPP के ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा होगी जो कि पाकिस्तानी तलबा
तलबा के लिए बनाया गया है। इस हवाले से जनाब अली तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तरीन एजुकेशन फाउंडेशन के जो बानी हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो थोड़ा सा स्कॉलरशिप के बारे में हमें बता दीजिए और कैसे इसका आपने आगाज़ किया। थैंक यू शिफा, थैंक यू हैविंग मी, ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग ऑन योर शो। जब हमने ये स्कॉलरशिप शुरू की थी, हमारे 3 मकसद थे। एक के साउथ पंजाब स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। दूसरा, जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी अवेलेबल है ऑक्सफोर्ड में वो हम जो हाई पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं साउथ पंजाब उनको दे। और फाइनली हम चाहते हैं कि साउथ पंजाब के स्टूडेंट्स ये एजुकेशन लें और फिर साउथ पंजाब का नाम रोशन करें। सही है। अच्छा, कितनी स्कॉलरशिप जो है होंगी, मतलब ये कि हाउ मेनी पीपल इन अ ईयर कैन अप्लाई और एंड बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोग्राम? कितने लोग जा सकेंगे एक साल में? The Tareen Oxford Scholarship is one of 5 scholarships offered by the OPP, the Oxford Pakistan program, जिसमें से कई scholarships हैं for undergrad, कई हैं for graduate programs। तो this is currently one of 5। हमारी कोशिश होगी कि लोगों को हम encourage करें, उनकी support लें और इसको हम 10 से क्रॉस कराएं। वेरी गुड जी। अच्छा, और इसमें कोई सब्जेक्ट्स की कोई पाबंदी है या किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए हो सकती है? नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सब्जेक्ट की। कोई भी सब्जेक्ट जो पढ़ना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मेरा अपना जो कॉलेज है केलॉग, वो 200 से ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑफर करता है। तो कोई भी आप जो पढ़ना चाहते हैं, आगे आपकी एडमिशन होगी है तो स्कॉलरशिप आपके अवेलेबल है। सही। और इसका टोटल अमाउंट कितना होगा और क्या क्या चीज़ें कवर करेगी ये स्कॉलरशिप? जी, स्कॉलरशिप की वैल्यू है 45,000 पाउंड पर ईयर, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया। तो अभी डिपेंड करता है किस तरह के लोग अप्लाई कर रहे हैं। या पूरा अमाउंट जाएगा एक स्टूडेंट के लिए या 2 स्टूडेंट में डिवाइड हो जाएगा, जो भी उनकी जरूरत है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। बिल्कुल सही। ग्रेट, क्या बात है। अच्छा, ऑक्सफोर्ड के साथ ये प्रोजेक्ट कैसे आपने अचीव किया, किस तरीके से, किन लोगों ने आपकी हेल्प की? जी, कई लोगों का हाथ था टू मेक दिस इनटू अ रियलिटी। सबसे पहले मैं थैंक करना चाहूँगा तला को फ्रॉम दी ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम, जिसने मुझे शुरू में अप्रोच किया था इसके बारे में। और दूसरा, जो मेरी ट्रू इंस्पिरेशन थी स्कॉलरशिप के पीछे, वो थी मेरी दोस्त और फेलो ऑक्सफोर्ड अलमनाई मलाला यूसुफजई। सबसे पहले उसने शुरू की थी स्कॉलरशिप और उसकी वजह से फिर मैं इंस्पायर हुआ था। और उनका जो हस्बैंड है असम मलिक, उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया था कि इस तरह की स्कॉलरशिप साउथ पंजाब के लिए ज़रूरी है। तो उन तीनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और फाइनली जो मेरे अपने कॉलेज के अलमनाई की हेड है शरीका, उन्होंने बहुत हेल्प किया था और बस 2 महीनों में सारे अप्रूवल, सारे फाइनेंशियल्स, सब डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके इसको बहुत जल्दी एक रियलिटी कर लिया ताकि इस साल ही एक स्टूडेंट आ जाए। सही है। अच्छा, इस साल के लिए स्टूडेंट क्या आगाज हो जाए। अच्छा, ऑक्सफोर्ड ही क्यों? मतलब इज इट बिकॉज आप खुद वहाँ के पढ़े हुए हैं या इसके अलावा ये भी एक रीजन है कि वो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, या ये दोनों रीजन हैं? जी बिल्कुल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी माशाल्लाह इतनी रिच हिस्ट्री उसकी, इतने मशहूर पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स वहाँ के, उनकी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास फैकल्टी। तो जब मैं खुद भी था वहाँ 2 साल तो मैं देखा था कितने ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन है, कितने ज़बरदस्त लोग हैं वहाँ, ना सिर्फ फैकल्टी बट स्टूडेंट्स भी। तो एक बहुत ज़बरदस्त मेरा अपना एक्सपीरियंस था। मेरा अपना कॉलेज केलॉग कॉलेज, बहुत मेरी अच्छी मेमोरीज है वहाँ, बहुत मुझे मज़ा आया वहाँ, बहुत मैं ग्रो किया वहाँ। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खासतौर पर साउथ पंजाब के ये एक्सपीरियंस वो भी हासिल कर सकें। तो जो आपने मेमोरीज की बात की, तो कोई मेमोरी हमारे साथ भी शेयर करें। किस तरह के स्टूडेंट थे आप? रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट थे या वो जो सोए रह जाने वाला होता है सुबह? कैसे स्टूडेंट थे? जी, मैं तो गया था वहाँ अपना MBA करने। हाँ। तो MBA में हमारी क्लास शुरू होती थी सुबह 8 बजे और 8 बजे तक चलती थी एक ही बिल्डिंग के अंदर। तो हमें ज़्यादा मौका तो नहीं मिला कि हम रिलैक्स कर सकें, लेकिन जब भी थोड़ा मौका मिलता था मैं ज़रूर उसको टेकअप करता था। सही। तो कभी कभी पढ़ाई पर आपको अपने वालिद साहब से कोई डांट वाट पड़ी, कोई डांट सुनी आपने, या वो स्ट्रिक्ट थे ग्रेड्स के हवाले से? जी, हाई स्कूल में मैं काफ़ी शरारती था। मैं हमेशा अच्छा स्टूडेंट था, मतलब ग्रेड अच्छे आते थे, लेकिन शैतान भी काफ़ी था। तो जब मैं सस्पेंड होता था, जो फेली कॉमन था, तो काफ़ी डांट पड़ती थी शदीद किस्म की। ओके। अच्छा, अब ये कोई स्पेशल प्रेफरेंस है, कोई स्कॉलरशिप का ऐसा सिलसिला कि अली तरीन के जानने वाले या उनके कोई दोस्त उनको मिल जाए, या कोई ख़ास प्रेफरेंस मीडिया वालों को? जी, मैं सिर्फ स्पॉन्सर हूँ इस स्कॉलरशिप का। जो मैनेजमेंट है स्कॉलरशिप की वो करेगी ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम OPP। तो जो भी एप्लीकेशन आएगी वो डायरेक्टली उनके पास जाएगी, वो सब मेरिट्स देखेंगी और वो चूज़ करेंगे किसको देना है। मेरा इसमें अनफॉर्चुनेटली हाथ नहीं है, लेकिन मैं ये कह दूँ कि इन द स्कॉलरशिप हम लिखा हुआ है कि फीमेल्स को स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी। और मैं वैसे ये कह सकता हूँ कि अगर कोई यूसुफजई नाम की फीमेल अप्लाई करेगी प्रोग्राम में तो I'm sure she will get special consideration। चलो जी, तो साउथ पंजाब से तो यूसुफजई का ताल्लुक नहीं होता, तो वो मलाला से इंस्पायर्ड है ना, तो मलाला यूसुफजई से वो इंस्पायर्ड है। उन्होंने पहले ही कह दिया थैंक यू अली, बहुत शुक्रिया। मैं ये अब लेकिन ऑन अ सीरियस नोट जो लोग अप्लाई कर रहे हैं और जो कोई बिल्कुल प्लान करके बैठे हैं अपनी एप्लीकेशंस लेके, क्राइटेरिया है कोई ऐसे लोग जिनके लिए कि खास तौर पर ये एप्लीकेशंस जो है उनको खास तौर पर फायदा पहुंचाएंगी? हु कैन अप्लाई?
जी मैं इस बात पे एक क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ। मैंने मेंशन किया था साउथ पंजाब के लिए स्कॉलरशिप है, लेकिन ये लिमिटेड नहीं है। अच्छा। सिर्फ ये है कि जो फीमेल्स हैं और जो साउथ पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, बट दिस इज ओपन टू एनीवन फ्रॉम पाकिस्तान। तो कोई भी अगर पाकिस्तान में आपकी एडमिशन हुई है इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, बट स्पेशल प्रेफरेंस मिली जाएगी टू फीमेल्स एंड दोज फ्रॉम साउथ। जबरदस्त जी, थैंक यू अली तरीन, थैंक यू मलाला, थैंक यू जिन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है और जबरदस्त बेहतरीन। पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाना हर एक का ख्वाब होता है। हाँ। और ज़ाहिर है मैं तो खैर वहाँ से पढ़ के आ गया, अब आप लोग कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, अच्छा रहेगा। अलग एक्साइटमेंट है। अली ने जो अनाउंसमेंट की है कि यूसुफ ज़ईयों के लिए खास तौर पे जो खवातीन यूसुफ ज़ई देखे मर्द हज़रात इसमें ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन में आ जाएगा। मैं अली को समझाऊंगा कि देखो ऐसा ना करो, डिस्क्रिमिनेशन में आएगा। ओपन फॉर ऑल होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हर एक के लिए। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट जबरदस्त है कि पाकिस्तान से स्टूडेंट्स वहाँ पर जाएं, उनकी जो भी एजुकेशन है, रिसर्च है, जो भी उनके बनाया हुआ एक स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, उससे फायदा उठाएं और पाकिस्तान आके उस चीज को अपने लोगों पे इस्तेमाल करें, अपने लोगों के लिए भी जिंदगियां बेहतर बनाएं। तो जबरदस्त भाई, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। गुज़िश्ता बरस जब PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला शुरू हुआ तो उसमें सबसे मुतहर्रिक शख्सियत पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ जरदारी से थे, और उस वक्त से लेकर अब तक पीपल्स पार्टी और सूबा सिंध मुख्तलिफ हवालों से सियासत में मरकज़ी किरदार अदा करते रहे हैं। डिजिटल मरदमशुमारी शुरू हुई तो उसके मुतालिक भी सिंध से ही इख्तिलाफी आवाज़ें शुरू हुई। मुल्क में सियासी महाज़ाराई उरूज पर पहुंची, सुप्रीम कोर्ट में मामला जा पहुंचे तो डेडलॉक तोड़ने के लिए पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात की बात शुरू की। हत्ता कि जो भी सियासतदान गिरफ्तार होता है मुल्क भर में घुमाने के बाद उसका आखिरी ठिकाना वो भी सिंध होता है। और इसी तरह असम्बलियाँ टूटने के बाद 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की बात हो तो आइन की खालिक जमात से तवक्को की जाती है कि वो आइन के साथ खड़ी हो। इन तमाम पहलुओं से कई सवालात भी जुड़े हैं। डिजिटल मरदमशुमारी जो है वो कराची में मुतहर्रिक सियासी जमातें शोर तो मचा रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जरा उस एहतजाज में उनके साथ शरीक क्यों नहीं हो रही। अच्छा, एक ये सवाल है। फिर ये है कि सियासी रहनुमाओं पर सिंध में अजीब व गरीब FIR क्यों दर्ज हो रही हैं, सिंध ही में क्यों होती हैं। अच्छा, बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली जो है उस पर पीपल्स पार्टी आजकल खामोश क्यों रहती है, ये सारे सवाल हैं। और हमारे साथ पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शैला साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम शैला साहिबा, आवाज आ रही है? जी, हमें थोड़ी सी आवाज़ का कुछ प्रॉब्लम है, हमें हमारी तरफ आवाज़ नहीं पहुंच रही है। लेकिन शैला साहिबा, हम आपसे पूछना ये चाहेंगे कि सारी सियासी जमातें जो हैं वो कराची के सेंसस के हवाले से, डिजिटल सेंसस के हवाले से सब अपने अपने खदशात का इजहार कर रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ खामोश नज़र आ रही है। इसकी वजह क्या है? सबको एतराज़ात इसलिए हैं कि जब सब सो रहे थे तो हमने शोर मचाया था। ये हमारी वजह से दोबारा मरदमशुमारी हो रही है। लास्ट ईयर 17 नवंबर को जो है ये कवानीन पास हो गए थे और वहाँ पे बैठी हुई जमातें ने सत्तू पी लिया था और हमने उस वक्त भी एतराज़ात उठाए थे और फिर हमारे ऊपर ये तलवार आई थी कि आप जल्दी से जो है वो बल्दियाती एक्ट बनाएं, और हम इंतज़ार कर रहे थे इस सेंसस के ऊपर का। तो ये हमने शुरू कराए, हमारी सबसे बड़ी आवाज़ है। अब सबको जो है वो, क्योंकि कराची के हिसाब से काफ़ी लोगों को काफ़ी बातें करने की ज़रूरत होती है तो वो कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि ये वफाक की तरफ से सारा सिस्टम है कि किस तरह से होनी है। हमने भी इस पर बारहा एतराज़ किया है और हम में से सब इसको लेके संजीदा हैं, और कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पक्की भी देखकर ढक्कन उठा के खुश होते हैं। तो इस वक्त सारी सियासी जमातों का हाल वही है कि जिसके लिए सिर्फ हमारी आवाज़ थी और हमने शोर मचाया और हमारी वजह से ये दोबारा की जा रही है, उस पर अब सब बातें बना रहे हैं। तो ठीक है, बनाने दें। ठीक है। अब
ठीक है, चले, ठीक है, बनाने दे, वो एतराज़ तो कर रहे हैं और ज़ाहिर है सही एतराज़ है ना, जब भी आपको भी एतराज़ था और दोबारा से मरदमशुमारी हो रही है। अच्छा, अब कराची की आबादी का तयन किया जाए तो वो हम फारूक सत्तार साहब से भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में वैसे तो मिसिंग पर्सन होते थे, कराची की मिसिंग पॉपुलेशन हो गई। तो आपको क्या लगता है कराची की जो पॉपुलेशन है बुनियादी तौर पर वो है कितनी? क्योंकि नादरा के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2 करोड़ तो कहीं नहीं गए। हमारे पास जो सेंसस आता है वो कहता है कि जी 1.5 करोड़ के आसपास आबादी है इसकी, तो ये असल फिगर क्या है? मैं तो समझती हूँ कि 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। मैं तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा समझती हूँ। मैं समझती हूँ 2.5-1 करोड़ तो होगी, इसलिए कि इतना बड़ा शहर फैल गया है कि अगर कोई हमसे कभी ये पूछता है कराची में बारिश हो रही है तो हम कहते नहीं, हमारी तरफ तो नहीं हो रही है। और इतना बड़ा शहर है, हाँ। फिर इसमें झोपड़ियों का एक पूरी सिस्टम हर जगह है, कच्ची आबादियाँ हैं और बहुत सारी जगह से ये रिपोर्ट हुआ है कि उन तक जो है इनोमिनेटर्स जो हैं वो नहीं पहुंचे हैं और उसकी वजह से हम बार बार बात कर रहे हैं और हर जगह आवाज़ उठा रहे हैं और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आवाज़ उठा रही हैं। और ये अच्छी बात है कि वो आवाज़ उठाएं ताकि हम सब की आवाज़ मिलके जो है वो एक सही बात जो है वो पहुँचे। और इसके टाइम को जो बार बार एक्सपेंड किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है कि हम में से कोई भी मुतमईन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन शाला साहब ये बताएं कि सियासी जमातें नंबर से मुतमईन क्यों नहीं हो रही हैं? देखिए मैं ये समझती हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बेशक हमें कुछ भी कहें, लेकिन आवाम की कहीं ना कहीं से रिप्रेजेंटेटिव तो हैं, तो हम ये समझते हैं कि इनको सबको मुतमईन होना चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के तवस्सुस से आवाम से भी अपील करती हूँ कि बराह रास्त आप अपने AC को जाके किसी को जाके रिपोर्ट करें कि ये अपने इलाके में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि आपसे बेहतर तरीक़े से आपकी बात को मुताल्लिक़ा असिस्टेंट कमिश्नर तक पहुंचा सकते हैं तो वहाँ पे किया जाए। मेरी बहन ख़ुद जो है वो शारजा गई हुई थी, तो जब वो वापस आई तो वहाँ पे हो चुका था काम, तो मैंने परसों फिर अरेंज करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब सेंसस में उनको इंक्लूड कर लिया गया, उनकी फैमिली को। सही है, ठीक है। अच्छा, अब जरा दूसरे मामलात की तरफ आते हैं। सिंध के हवाले से हम शुरू में बात कर रहे थे कि भाई सिंध की पुलिस माशाल्लाह बड़ी एक्टिव हो गई है और वो ऐसी एक्टिव हुई है कि हर तरह की अजीबोगरीब FIRs सिंध में कट रही हैं सियासी रहनुमाओं पर। अली जैदी साहब को एक पता नहीं 10-15 साल पुराना मुकदमा था, उसमें पकड़ के 2-3 दिन का रिमांड ले लिया गया। फिर उसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब वो सखर शिकारपुर पता नहीं वहाँ की सैर कर रहे हैं, को ले गए थे थोड़ी जी। तो ये सिंध पुलिस इतनी एक्टिव कैसे हो गई है? क्या मामला है? देखिए मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि मैं ख़ुद भी विक्टिम रही हूँ कि किसी को इस तरह से जैसे कि हमें पकड़ा गया, मेरे स्पीकर साहब को पकड़ा गया, मेरे शर्जील नाम मेमन साहब मेरे भाई को पकड़ा गया, मेरी बहन अदीफ़रियाल टालपुर को जिस तरह से मुकदमे बनाए गए, जिस तरह जरदारी साहब को उन घिसे पिटे मुकदमात में जिनकी कोई हैसियत नहीं थी उन्हें ज़िंदा करके घसीटा गया, जिस तरह से स्पीकर साहब के घर में घुस के 7 घंटे तक औरतों से मिसबिहेव किया गया, उनके घर के मेल सर्वेंट्स भी निकाल कर इस तरह से किया जाए। लेकिन क्योंकि ये हो रहा है और कानून के हिसाब में भी अगर किसी के पास किसी महकमे के पास कोई इस तरह के मुकदमे हैं जिन पे उन्हें कार्रवाई है तो मैं समझती हूँ कि उसमें एक बदसूरती बेढंगापन नहीं होना चाहिए, इदारों को ढंग से काम करना चाहिए। सही है, ठीक है। लेकिन फिर भी शाला साहब ये सवाल तो होता है ना कि FIRें उल्टी सीधी क्यों काटी जा रही हैं? मैं कंडेम कर चुकी हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि FIRs जो हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ कटें जो कि घरेलू तशद्दुद में इन्वॉल्व हैं, किडनैपिंग में इन्वॉल्व हैं और बहुत से गरीब हैं जिनको FIR नहीं कट रही होती हैं, वो परेशान हो रहे होते हैं। तो बेहतर यह है कि ये FIR कटें और अगर किसी सियासतदान पे, चाहे वो हुकूमत में है चाहे अपोजिशन में है, आपके पास कोई फाइंडिंग्स हैं तो
तो FIR अगर आप काटते हैं और उसमें अगर गिरफ्तारी है तो उसमें भी एक डिसेंसी होनी चाहिए। सही। अच्छा, अब नेक्स्ट इस पर आ जाते हैं। ज़रा मुज़ाकरात चल रहे हैं और सारी कौम देख रही है कि भाई मुज़ाकरात का हल क्या निकलेगा। आपको क्या लगता है मुज़ाकरात में कोई नतीजा निकलेगा? इलेक्शन कब होंगे? देखिए, ये तो डिसाइडेड है कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर एबनॉर्मली अपनी मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को उनकी मर्ज़ी के बगैर 99% जो हैं वो नहीं चाहते थे कि असेंबली डिज़ोल्व हो, और लीडर ने डिज़ोल्व की और उसी का वज़ीर आला ये कह रहा था, और फिर बाद में लीडर कहे कि मैंने आर्मी चीफ़ के कहने पे डिज़ोल्व की, तो फिर तो ये इस मुल्क में रिवायत पड़ जाएगी कि अपनी बदनाम हुकूमत को कोई भी सूबे में किसी वक्त डिज़ोल्व कर दे और फिर तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं और नेशनल हुकूमत है उनसे कहे कि जी मेरे साथ आप दोबारा से इलेक्शन कराएं या मेरे करा दें, तो ये हम रिवायत नहीं पड़ने देंगे। पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह उस माहौल में होगा कि सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा। हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई 35 पंक्चर का रोना लेके बैठ जाए, कोई लश्कर कशी करे। एक स्मूथ जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो और मुल्क आगे बढ़े। ठीक है, तो इसका मतलब है आप ये कह रही हैं कि पुरानी जो असेंबलियाँ थी जो इमरान खान साहब ने तोड़ी थी वो वापस बहाल करें और इमरान खान साहब को हुकूमत दे दें और फिर उसके बाद टाइम पर इलेक्शन हो। खुद ये वाले रेफरेंसेस बनाए बैठे हैं कि उनकी पंजाब असेंबली को दोबारा बहाल किया जाए और KP को, तो उसमें उनसे वजह पूछी जाए कि अब आपने रेफरेंस क्यों बनाया है, पहले क्यों डिज़ोल्व किया। तो सुप्रीम कोर्ट को भी खुद नोटिस लेना चाहिए इमरान साहब के इस नोटिस का, कि इस स्टेटमेंट का कि उन्होंने कहा कि मैंने बाजवा के कहने पे असेंबली डिज़ोल्व की, और उस पर भी खुद नोटिस लेना चाहिए। जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होने के बाद असेंबली तोड़ दी गई थी उसको उन्होंने बहाल तो किया, लेकिन उस पर भी एक खुद नोटिस ये भी होना चाहिए कि जिन जिन लोगों ने तोड़ी थी उसके खिलाफ वो खुद नोटिस लें। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इलेक्शन करवाएं, हुकूमत पैसे नहीं दे रही है उनको, तो हुकूमत भी तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रही है, तो ये गलत नहीं है? मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट का अपना एक फ़ैसला है और पार्लियामेंट में भी आवाम के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं और उनका ये राइट है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट जो है उसको वो जो है अप्रूव करें कि ये देना चाहिए इस काम के लिए या नहीं, क्योंकि इस वक्त जो अमाउंट्स हैं वो मुख्तलिफ हेड्स में हैं। इस वक्त इलेक्शन के हेड में कुछ नहीं है, तो इलेक्शन तो ये पार्लियामेंट का राइट है। तो मैं नहीं समझती कि पार्लियामेंट की तौहीन अब बार बार हो। गलत फ़ैसलों से वज़ीर आज़मों को घर भेजने का जो रवैया था वो ख़त्म होना चाहिए और पार्लियामेंट को अपना काम करने देना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बात हो रही थी कुछ सियासी सूरत हाल की और मरदमशुमारी की सूरत हाल की। अब और अहम हमने मामला है जिसके ऊपर डिस्कस करना है, चाय और पराठा। चाय आपको यहाँ पर मौजूद नजर आ रही है, पराठा यहाँ पर नहीं है। उसकी एक वजह है, एक तो ये कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा ये कि आज हमारा दिल था कि हम खास खुसूसी तौर पे पराठे रखें। लेकिन पराठों के हवाले से बात हमने जो करनी है वो ये है कि सेहत के लिए मुज़िर है चाय पराठे का नाश्ता। डॉक्टर सारा मुस्तफ़ा साहबा हमारे साथ मौजूद है, वो बताएंगी कि भाई क्या मामला है। डॉक्टर सारा, आप तो खैर माहिर हैं, डाइटिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपको चाय पराठा पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। ये कौन लोग हैं जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं चाय पराठे के खिलाफ? बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि जब ये बात हुई थी कि नहीं डेंजरस, हमारा ये हुआ था कि पराठा डेंजरस है या चाय ना, तो ये लफ्ज़ सुन के ही मैं खुद ही घबरा गई थी कि नहीं ये क्यों लोग कह रहे हैं कि डेंजरस है या क्या है। कोई भी खाना मेरे हिसाब से अच्छा या बुरा नहीं होता, साइंटिफिक हिसाब से कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम आई। लेकिन जी प्रॉब्लम ये है कि हम या तो उसको इतनी क्वांटिटी में खा लेते हैं कि वो सेहत के लिए वज़र हो जाती है। यानी पराठा अगर आप छोटा 6 इंचेस का जो हमारा एक स्टैंडर्ड है डाइटिशियंस जो कहते हैं, और उसमें 1 टेबलस्पून आप देसी घी यूज़ कर लें, ठीक है, और अगर ऑयल भी यूज़ करना है वो 1 टेबलस्पून कर लें, तो वो अगर आप पराठा खाएं तो ये बिल्कुल भी वज़र नहीं है। तो मैदे का बना होता है ना?
नहीं, तो होल व्हीट का भी होता है, होल व्हीट का भी पराठा होता है। और आप अवॉइड करें ये जो फ्रोज़न पराठेज होते हैं उनको अवॉइड करें, ठीक है। और जो हम बहुत अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है ना जाके सोचते हैं, हमारा ये है कि हमारा कल्चर जिस तरह पहले था पाकिस्तान का और बल्कि हमारे एशियन कंट्रीज़ का, कि हम पहले फार्म टू फोर्क खाते थे, बहुत फ्रेश, ठीक है। अब हमारा ये कि हम वेस्टर्न तरीक़ों को अपना रहे हैं, अब हम फ्रोज़न चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, हम अपने कन्वीनियंस को देख रहे हैं। हालांकि ये तरीका अपनाना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। हम जिस तरह जा रहे थे वो ज़्यादा सेहतमंद ज़िंदगी के लिए यानी अच्छा पराठा जो है उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप पराठे को एक अच्छे पोर्शन कंट्रोल जो है ना क्वांटिटी, अच्छे क्वांटिटी में लें तो पराठा बिल्कुल भी सेहत के लिए वजह नहीं है। ये कॉम्बिनेशन के हवाले से क्या कहेंगी? चाय पराठा नहीं, चाय पराठे के साथ बुरा नहीं है, चाय अंडे के साथ बुरा है? हाँ जी, ये तो आपने पूरे पाकिस्तान के नाश्ते पर पानी फेर दिया। नहीं, तो हम यानी कि पराठा और अंडा साथ ना खाएं? नहीं, या चाय और अंडा साथ पराठे के ना खाएं? आप अगर नाश्ता कर रहे हैं तो आप आप अंडा और पराठा खाएं और फिर उसके 35 या 40 मिनट बाद चाय पिएं, ठीक है। अच्छा। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन मैं आपको देती हूँ। वजह यह कि हमारे चाय के अंदर एक ऐसा कॉम्पोनेंट्स जो है ना वो पाए जाते हैं जिनका नाम है टैनिन्स, ठीक है। वो टैनिन्स जो है वो हमारे अंडे के अंदर जो आयरन है उसके साथ बाइंड होके बॉडी से उस आयरन को वेस्ट आउट कर देती है। और वैसे भी नॉर्मली चाय और कॉफ़ी ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर ये टैनिन्स जो होती है ना, ये हमारी बॉडी में आयरन को ढूंढ रही होती है कि हम बॉडी में आयरन के साथ कंबाइन होकर आयरन को वेस्ट करते हैं। तो अगर आप किसी चाय लवर या कॉफ़ी लवर का आयरन टेस्ट कराएं ना, तो वो उनके सीरम आयरन लेवल्स लो होंगे। अच्छा। क्योंकि जो चाय होती है वो आपको बल्कि आप ज़्यादा मिकदार में लें तो आपको एनीमिक भी कर देती है। तो हम अंडा अगर ले रहे हैं तो हम चाय के साथ इसको कंबाइन करके नहीं ले सकते, क्योंकि वो आयरन को ज़ाया कर रही है। तो अंडे लेने का फ़ायदा ना हुआ फिर। तो आप चाय और अंडा और पराठा पहले खाएं, चाय उसके बाद जो है ना कोई 30-35 मिनट बाद। तो अंडे के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन सी फॉर्म में अंडा लेने में सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे? क्या फ्राइड एग हो, स्क्रैम्बल्ड हो, ऑमलेट हो, फिर वो जो बॉइल्ड हो? हाँ, बॉइल्ड हो। जी, न्यूट्रिएंट्स तो आपको एक ही तरह मिलेंगे जिस तरह भी आप पकाएं। फ्राई भी हो तो भी न्यूट्रिएंट्स फ्राई में बस ये हो जाएगा कि न्यूट्रिएंट्स में आपका ऐड हो जाएगा, फैट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और वो फैट्स ऐड होना कोई इतनी बुरी बात नहीं है। आप अगर उसको, वही बात है कि एक टीस्पून में ऑयल में थोड़ा सा, या बिल्कुल अब नॉन स्टिक में पका रहे हैं अंडे को, ठीक है। तो अगर उस तरह पका रहे हैं तो जो बल्कि फैट जो आपके अंडे में जा रहा है ना, कंबाइन हो रहा है, तो हमारे एग योक में विटामिन डी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो फैट सॉल्युबल है। तो फैट सॉल्युबल का मतलब ये कि वो विटामिन डी जो है ना वो हमारे फैट के साथ ईजीली मिलके हमारी बॉडी में बहुत ईजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। तो असल में अंडा और उसको फैट के साथ मिला के खाना इट्स एक्चुअली गुड। ठीक है। तो अब जिन लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि भाई आपने अपना नाश्ता बनाना है, हाँ, या जो नाश्ता है उस नाश्ते की एक एडवाइस तो आपने दे दी कि जी अंडा और पराठा साथ खा लें और 35 मिनट के बाद चाय खाएं। उस नाश्ते को और वैल्यूएबल कैसे बनाया जाए? अच्छा, और वैल्यूबल इस तरह बनाया जाए कि आप माइंडफुल रहें इस चीज़ के बारे में, इस कॉन्शियस भी रहें, माइंडफुल भी रहें कि आप जो चीज़ खा रहे हैं वो आप अपने बॉडी को देख के खा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंडरवेट होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवरवेट होते हैं, ठीक है। तो आप अपने बॉडी को जान के अपने बॉडी के हिसाब से नाश्ता जो है ना वो करें। फॉर सम पीपल वी आर लाइक ईट लाइक अ किंग, ठीक है, और ईट लाइक अ क्वीन, ठीक है जी, ब्रेकफास्ट। तो आप उसमें जितना कैलोरीज डाल सकते हैं, जितनी कैलोरी डेंस आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, तो वो उतना ही आपके लिए अच्छा है और उतना ही बेहतर साबित होगा। और कुछ लोगों को हम कहते हैं कि नहीं, आप पोर्शन कंट्रोल थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ये चाय में दूध ना डालें, स्वीटनर यूज़ कर लें, ये कर लें। तो इट डिपेंड्स ऑल ऑन योर इंडिविजुअल बॉडी। पराठों में जो कि पराठा एक लाजमी जुज़ तो बना हुआ है, नेशनल नाश्ता है हमारा पराठा। अच्छा, लेकिन वो जो पराठा है वो उसमें होल व्हीट पराठा ये कि सबसे बेस्ट है। एक तो होल व्हीट, और अगर कौन सा बेस्ट है? हाँ, एक होल व्हीट बेस्ट है, और दूसरा अगर आप ओवरवेट हैं या आपका वजन थोड़ा सा बड़ा है और आप नहीं छोड़ सकते ना, जिस तरह कहते हैं कि रोटी वगैरह ना खाएं, ऐसी कोई बात नहीं। आप उसको जौ के आटे के साथ मिक्स कर लें। आप होल व्हीट को 50-50 कर लें, 50% होल व्हीट कर लें, 50% जौ का आटा कर लें या बार्ले के कर लें, और उस आटे का पराठा बना के 1 टेबलस्पून ऑयल में, ज़्यादा नहीं करना। और देसी घी तो मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छा है, उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स और वाइटामिन हैं, ठीक है। तो वो बनाएं, और साथ में जो है बात क्या हो रही थी? पराठा जो है वो कौन सा वाला ज़्यादा बेहतर था? क्योंकि पराठों के चक्कर में इंसान खो जाता है। जैसे पराठा सामने आता है ना, आपको लगे ये भूख
यार लाओ यार पराठे लाओ इधर। लेकिन कौन से लाने? लेकिन अच्छा, मैं कंबाइन कर लें आटे को। मैं यही मेरे जहन से निकल गया था, मैं इस तरफ ही जा रही थी कि पराठा सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज जो है ना, अगर पराठा खमीरी हो जाए, हाँ, तो अगर खमीरी आप ऐड करके पराठा खाएं ना, तो वो आपके गट के लिए इतना अच्छा है। एंड दैट्स कहते हैं सावर डो, हाँ, जो आजकल बड़ा सावर डो है, वो हमारे पुराने वक्तों में खमीरी होता था, आटे में खमीर डाल के उसको रख देते थे, वो इतना फूल जाता था और फिर उसकी मोटी रोटियां पकती थी। उसका एक फायदा ये है कि इट्स पैक्ड विद बी विटामिन्स, और बी विटामिन्स जो है ना, वो हमारे खून के लिए, हमारे जहन की जो ताकत, जो जिससे हमारी थिंकिंग कैपेसिटी जिसे हम कहते हैं ना, वो बढ़ती है, और हमारी ओवरऑल सेहत के लिए जो है ना, खमीरी बहुत जबरदस्त चीज है। ये पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, ये वाला मिसरा मुझे याद आ गया, जहाँ हम शुरू हुए थे वहीं पर जी पहुंच जाए जी, और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, चाय पराठों की जो कॉम्बिनेशन हमने आपको बताएं उस पर अमल करने जी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे